चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट विद अ बायोमैक्रोमोलेक्यूल। अब बायोमैक्रोमोलेक्यूल क्या है, बायोमाइक्रोमोलेक्यूल क्या है? तो हमें जैसे पता है कि जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, मैक्रोमोलेक्यूल एंड माइक्रोमोलेक्यूल। मैक्रोमोलेक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ कितने डेल्टन है, डेल्टन डिफाइन कर रहा है कि हमारे जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको। तो बोल रहा है यहाँ पे, चलिए स्टार्ट करते हैं, बोल रहा है कि देयर इज वन फीचर कॉमन टू ऑल कंपाउंड फाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल, कि ना जो एसिड सॉल्युबल पूल में जो लिक्विड वाले पार्ट में प्रेजेंट है उसमें एक चीज बड़ी कॉमन थी। क्या कॉमन थी? दे हैव द मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 to 800 डाल्टन अप्रोक्सीमेटली। कि भाई जितने भी वो लिक्विड वाले पार्ट में थे ना उसमें एक चीज बड़ी कॉमन थी। कौन सी चीज कॉमन थी? कि वो 8 से लेकर 1800 डाल्टन तक उसकी वेट थी। इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे 18 दिया हुआ है, ठीक है। 18 to 800 डाल्टन भी याद रखना। ये डाल्टन अप्रोक्सीमेटली उनकी वेट थी। उससे क्या हुआ, वो रिटेंटेट में नहीं थे, वो फिल्टर रेट में पाए गए थे। द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, जो वो रिटेंटेट था, जो वो ड्राई वाला पार्ट था, हैज 4 उसका क्या था, हैज 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके अंदर ना 4 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पाया गया था। कौन से? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड। अब ये देखो, जैसे कि हमने चीज क्लॉथ के अंदर डाला था, ये हमारे इसके अंदर जो कुछ सॉलिड वाला पार्ट था, कुछ इसे लिक्विड के फॉर्म में हमारे बीकर में कलेक्ट हो गया था। तो बीकर में था वो क्या था, एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर था, जिनका कहीं ना कहीं 18 से लेके 800 डाल्टन तक था। वो जितने मॉलिक्यूलर वेट वाले थे वो इस बीकर में प्रेजेंट थे। जिनका वेट इससे ज्यादा था वो ये रिटेंटेट वाले पार्ट में प्रेजेंट थे, ठीक है। वो क्या थे, रिटेंटेट वाले पार्ट में प्रेजेंट थे। तो जो रिटेंटेट वाले पार्ट में वो ऐसे कंपाउंड थे जिनका मॉलिक्यूलर वेट हैवी था। उनका एग्जांपल क्या क्या दिया हुआ है, प्रोटीन दिया हुआ है, न्यूक्लिक एसिड दिया हुआ है, पॉलीसेकेराइड दिया हुआ है, लिपिड दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट है, याद करना है कि एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में क्या क्या चीज पाई गई थी, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड। ये चीज याद होनी चाहिए कि इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है 800 डाल्टन से, इसकी वजह से वो चीज क्लॉथ के अंदर ही फंस के रह गए। These class of compound with the exception of lipid, देखो important आ गया बहुत, have a molecular weight in the range of 10,000 डाल्टन। कि भाई हमें ये तो पता था कि ये 800 से ज्यादा है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली कितना है, 10,000 डाल्टन। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड दिया हुआ है जिसको आपको हाईलाइट करना पड़ेगा कि सभी का जो मॉलिक्यूलर वेट है ना वो 10,000 है। ऑफकोर्स इसकी वजह से तो वो रिटेंटेड में है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, एक्सेप्शन ऑफ लिपिड। इसका मतलब क्या है, एक्सेप्शन ऑफ लिपिड। इंपॉर्टेंट है कि भाई लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट है तो 18 से 800 डाल्टन एक लिपिड के मॉलिक्यूल को, लेकिन फिर भी वो रिटेंटेड में पाया गया है। ऐसा क्यों? इसका रीजन है क्योंकि जो लिपिड होता है वो झुंड में प्रेजेंट होता है। एक लिपिड का, जैसे कि हम एक ही बायो मैक्रोमोलिक्यूल की बात कर रहे हैं या बायो माइक्रोमोलिक्यूल की बात करें, एक पर्टिकुलर का वेट, तो उसका एक पर्टिकुलर बायो माइक्रोमोलिक्यूल तो होता तो 8 से लेके 800 डाल्टन के बीच में ही है। सिमिलरली लिपिड भी देखा जाए उनका वेट भी 18 से लेके 800 डाल्टन तक है, फिर भी वो झुंड में होने के कारण, वो अपने झुंड में जो होने के कारण ना वो रिटेंटेट में पाया जाता है, ठीक है। फॉर दिस वेरी रीजन बायोमोलिक्यूल दैट इज द केमिकल कंपाउंड फाउंड इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ 2 टाइप। इसी के वेट की बेसिस की वजह से जो हमारे ह्यूमन सिस्टम के अंदर जो बायोमोलिक्यूल पाए जाते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन से 2 प्रकार के होते हैं? बायोमाइक्रोमोलिक्यूल एंड दूसरा होता है बायोमाइक्रोमोलिक्यूल। One, those which have the molecular weight less than 1000 dalton and are easily be referred to as micromolecule or simply biomolecule। जिनका 1000 dalton से कम है, of course something around 18 से लेके 800 dalton। And while those which are found in acid insoluble fraction and are called as biomacromolecule या macromolecule। Important है कि वेट के बेसिस पे हमने बायोमैक्रोमोलिक्यूल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, मैक्रोमोलिक्यूल बायोमोलिक्यूल को किस पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में, मैक्रोमोलिक्यूल एंड माइक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोल रहा है कि द मॉलिक्यूल इन अ insoluble fraction with the exception of lipid। ये बार बार एम्फोसिस कर रहा है कि with the exception of lipid are polymeric substance, कि जितने भी जो रिटेंटेट में पाए गए हैं वो सारे ना पॉलीमरिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि प्रोटीन का एग्जांपल था किसमें, एसिड इनसॉल्युबल फूल में। आपको पता है प्रोटीन किसका पॉलीमर है, अमाइनो एसिड का। तो बहुत सारे अमाइनो एसिड जो टूट नहीं पाए हैं, जो जब भी हमने उसको क्रैश किया था मोटर एंड पैसेज, जब भी टूट नहीं पाए, वो रिटेंटेट में पाया गया था। वो क्या था, पॉलीमरिक सब्सटेंसेस के फॉर्म में पाया गया था। Then why do lipid whose molecular weight do not exceed 800 dalton come under the acid insoluble fraction, that is the macromolecular fraction? यही क्वेश्चन था ना
आपको कि भले इसका वेट कम है तो उसको तो रिटेंटेड में नहीं होना चाहिए, उसको तो फिल्टरेट में होना चाहिए था, फिर भी वो रिटेंटेड में क्या कर रहा है? उसका आंसर हमारी एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि एनसीईआरटी किसी भी चीज को छुपा के नहीं रखती है, इसका आंसर भी उसने दिया है। इसका आंसर वो क्या बोल रही है हमारी एनसीईआरटी? लिपिड इंडीड आर स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, कि देखा जाए तो लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट कम है, ये तो बात सही है, लेकिन इसके अंदर वही जो मैंने आपको वेट का बताया था ना कि वो पॉलीमरिक फॉर्म में पाया जाता है, वही बता रहा है वो क्या बोल रही है कि द कंपाउंड एंड आर प्रेजेंट नॉट as such but are arranged in a structure called as cell membrane and other membrane। कि भाई बोल रहा है कि उनका मेन मोटो क्या बोल रहा है कि भले ही वो मॉलिक्यूलर वेट प्रेजेंट है लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है जो वो एक इकट्ठा प्रेजेंट होते हैं। व्हेन वी ग्राइंड अ टिश्यू वी आर डिसरप्टिंग द सेल स्ट्रक्चर। कि देखो प्रोसेस क्या होता है कि जब हम सेल टिश्यू को ऐसा तोड़े ना तो उसका सेल का स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करते हैं और उनकी जो वो लिंकेज है उनको तोड़ने का काम करते हैं। सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन आर ब्रोकन इनटू पीसेस, कि सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स है वो पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं एंड फॉर्म्स द वेसिकल व्हिच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। जो लिपिड के अंदर जब हम इसको तोड़ते हैं ना तो क्या होता है जो सेल मेम्ब्रेन कुछ अलग ब्रोकन जो ऑर्गेनल्स है वो अपने इर्द गिर्द ना वेसिकल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं जो सॉल्युबल नहीं होता है वाटर में। Therefore, these membrane fragments in the form of vesicles get separated along with the acid-insoluble pool and hence in the macromolecule fraction। इसी की वजह से ये वेसिकल फॉर्मेशन की वजह से ही क्या करता है जो लिपिड है वो ना एसिड सॉल्युबल में होते हुए भी एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं। ठीक है कि दैट इज वाई लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल। तो ये हर सेंटेंस में बोल रहा है, क्वेश्चन आएगा क्योंकि हमारे एनसीईआरटी ने इस पे बहुत एम्फेसिस दे दिया है कि लिपिड्स आर स्ट्रिक्टली नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल। रिटेंटेड में होने के बावजूद भी उसको हम माइक्रोमोलिक्यूल का ही दर्जा देंगे क्योंकि हमारा जो बेसिस है जिस बेसिस पे हम सेपरेट आउट कर रहे हैं उस बेसिस के फॉर्मेशन पे वो नहीं दिख रहा है। ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट बोल रहा है कि जो एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। इंपॉर्टेंट कि जितना भी हमें बीकर में मिला था ना साइटोप्लाज्म में छोटे मोटे जो ऑर्गेनल्स थे जो प्रोटीन्स थे कुछ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट थे वो सब का कंपोजिशन को शो करता है। द मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इन ऑर्गेनल बिकम द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। ये कुछ साइटोप्लाज्म हो गया कुछ ऑर्गेनल्स के चीजें जो प्रेजेंट होती है वो हमें इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में देखने को मिल गया। Together they represent the entire chemical composition of a living tissue or an organism। कि वो retentate और filtrate दोनों साथ में जो भी हमें मिला हुआ वो क्या करे ओवरऑल लिविंग टिश्यू का क्या बता रहे composition बता रहे। In summary, if we represent the chemical composition of living tissue from the abundance point of view and arrange them class-wise, we will observe that water is the most abundant chemical in the living world। कि इन शॉर्ट में बोले कि हमने सारे केमिकल टिश्यूज को पढ़ा और वो किस मात्रा में प्रेजेंट है हमारे एंटायर सेल में। अगर उसके बेसिस में देखा ना तो हमें ना कुछ बोलते हैं एक परसेंटेज दिखता है कि हमारे ह्यूमन सेल में प्रेजेंट क्या। वहाँ पे एक टेबल है, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, टेबल इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकती। कितने वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे आपको पता है। वैरायटी नंबर 1 डायरेक्टली इसका कंटेंट पूछ लेगा कितने कंटेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 अरेंज करके बताना रहेगा। ठीक है ये दो प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि वाटर हमारे पास 70 to 90% है, प्रोटीन हमारे पास सेल के अंदर 10 to 15% है, कार्बोहाइड्रेट 3% है, लिपिड 2% है, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% है, आयंस 1% है। ठीक है यानी कि आपको इसकी इंडिविजुअल परसेंटेज याद होने चाहिए। दूसरा आपका आज का होमवर्क क्या होगा कि आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सबसे ज्यादा कौन सा सबसे कम कौन सा। ऑफकोर्स लाइन वाइज नहीं है, पहले ये है फिर ये है फिर ये है फिर ये है, नहीं ऐसा मत करना। ठीक है क्या है पहले देखो पहले ये आएगा फिर ये आएगा प्रोटीन के बाद देन न्यूक्लिक एसिड आएगा देन कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स एंड आयन। मैंने बच्चों को देखा कि उनको एक दो पहला 3 ट्रेंड देख रहे थे वो कम तो हो रहा है तो उनको लगता है कि यही सीरियल है। नहीं सीरियल देखो बीच में न्यूक्लिक एसिड का परसेंटेज बढ़ गया है एंड दैट इज द रीजन मैंने आपको होमवर्क दिया कि आप इसको अरेंज करेंगे। ठीक है आई होप कि आपको ये अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा एंड डू लर्न दिस। इंपॉर्टेंट है मैं बहुत एम्फेसिस कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इस पर लोग फिर भी नहीं कर पाते। देखो नीट में क्वेश्चंस तो बुक में से ही आते हैं। व्हाट द प्रॉब्लम इज दैट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द इंपॉर्टेंट थिंग्स। हम ना अनवांटेड चीजों को पढ़ते जा रहे हैं एंड दैट क्रिएट्स द कंफ्यूजन इन आवर माइंड। Of course, NEET 2025 is going to be a bit tougher, but everything is going to be from NCERT। तो NCERT को आपको बहुत ही सीरियसली लेना है। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे प्रोटीन जो इंपॉर्टेंट है। आजकल आपने ट्रेंड भी देखा होगा वी शुड हैव द प्रोटीन रिच फूड। कार्ब रिच नहीं होना चाहिए, दैट कैन क्रिएट रियली हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है प्रोटीन। देखिए प्रोटीन है क्या एक्चुअली। तो प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड है, ये बहुत सारे पेप्टाइड्स को जोड़कर हमें ना क्या मिलता है प्रोटीन मिलता है।
देयर आर लीनियर चेंज ऑफ अमाइनो एसिड लिंक बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड। इंपॉर्टेंट कि बहुत सारे अमाइनो एसिड, ये मैं ए से रिप्रेजेंट करूँ, अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड, इन दोनों के बीच का जो लिंक होता है उस लिंक का नाम दिया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्वेश्चन आ जाएंगे कि अमाइनो एसिड के बीच का लिंकेज का नाम क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड है, असर्शन रीजनिंग में आ सकता है कि प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड है। दूसरा क्या बोल देंगे कि प्रोटीन के बीच का बॉन्ड बताइए, बॉन्ड क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है। ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। अगेन नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि जितने भी प्रोटीन है ना, एक पॉलीमर है, किसके पॉलीमर है, अमाइनो एसिड के। एज देयर आर 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। हमने पढ़ा था कि अमाइनो एसिड है तो बहुत वैरायटी के, लेकिन हमारे ह्यूमन बॉडी में सिर्फ 20 टाइप्स के पाए जाते हैं। कौन से इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, एलेनिन, साइटिडीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन है। तो लर्न तो आपको 20 के 20 करने हैं, ठीक है, लेकिन जितना अभी फिलहाल दिया हुआ है यहाँ पे वो आपको लर्न करना है, ठीक है। अ प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर एंड नॉट अ होमोपॉलीमर, ठीक है। देखो ये 20 प्रोटीन ना मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप उसको डाउनलोड करने, 20 के 20 प्रोटीन आपको लर्न करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको शेयर कर दूंगी, वो डू लर्न दैट, ठीक है। तो प्रोटीन क्या होता है कि हेटेरोपॉलीमर नहीं होता, होमोपॉलीमर होता है। क्या वो अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड का मिश्रण है, इसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर एंड नॉट अ होमोपॉलीमर। अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड का मिश्रण है। लेकिन अमाइनो एसिड में भी वैरायटी है ना, मैंने बोला था 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड है, तो क्या पता एक साइटिडीन होगा तो एक एलेनिन का ग्रुप होगा, तो ये ना हेटेरोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर नहीं। हम कभी समझते कि अमाइनो एसिड तो ये होमोपॉलीमर होगा, नहीं। स्पेसिफिकेशन है कि है तो अमाइनो एसिड, लेकिन अमाइनो एसिड के अंदर भी तो वैरायटी है ना। अ होमोपॉलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमरिक रिपीटिंग n टाइम्स ऑफ नंबर। इनमें बोला कि होमोपॉलीमर का डेफिनेशन दिया हुआ है। होमोपॉलीमर क्या होता है, होमोपॉलीमर वो होता है जिसमें एक ही चीज बार बार रिपीट होती है। This information about the amino acid content is important as later in your nutrition lesson you will learn that certain amino acids are essential for our health and they are supplied through our diet. उन्होंने क्या बोला है कि दिस इंफॉर्मेशन जो अमाइनो एसिड के बारे में आप पढ़ रहे हो, आप न्यूट्रिशन चैप्टर में आगे पढ़ोगे कि कौन सा अमाइनो एसिड हमारे हेल्थ के लिए एसेंशियल होते हैं और हमें वो डाइट के थ्रू लेना ही पड़ता है, अगर नहीं लेंगे तो बीमारी हो जाएगी। एंड डाइटरी प्रोटीन जो हमें डाइट के थ्रू लेना चाहिए और जो हमारे लिए एसेंशियल होता है, ठीक है, एसेंशियल अमाइनो एसिड, एसेंशियल प्रोटीन वो होता है जो हमें डाइट के थ्रू लेना होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता चलेगा, हमें लगता है कि एसेंशियल वो जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करी, नहीं, एसेंशियल वो होता है जो हमें डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड, देयरफॉर अमाइनो एसिड कैन बी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। और अमाइनो एसिड को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। द लेटर आर दोज विच बॉडी कैन मेक, मतलब जो बाद वाला है उसमें क्या होता है, जो नॉन एसेंशियल होता है ना वो हमारी बॉडी बना सकती है, और एसेंशियल वो होता है जो हमें डाइट के थ्रू लेना पड़ता है, हमारी बॉडी नहीं बना पाती है। While we get essential amino acid through our diet, food, protein carry out many function in living organisms. हमें प्रोटीन रिच फूड क्यों खाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जो प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर कैरी आउट करती है। some transport nutrient across the cell membrane, some fight infection. जैसे एग्जांपल दिए कि कुछ ना क्या करती है, न्यूट्रिएंट को पास ऑन करती है, कुछ इन्फेक्शंस को फाइट करते हैं, कुछ तो हार्मोन्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, कुछ तो एंजाइम्स होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट वर्ड बोला कि कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लो। एंड द राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज रिबोस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर। इंपॉर्टेंट है कि कोलेजन एनिमल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है, एनिमल वर्ल्ड में रिबोस्को जिसका फुल फॉर्म दिया है, याद करना है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज रिबोस्को, ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोटीन है होल बायोस्फीयर के अंदर। याद रखना कि क्या क्या वर्ड स्पेसिफाई किया हुआ है, पहला बोल रहा है एनिमल वर्ल्ड, दूसरा बोल रहा है द होल बायोस्फीयर, इंपॉर्टेंट। अभी हम ऊपर आते हैं इंपॉर्टेंट टेबल के अंदर, भाई इस चैप्टर में टेबल ही टेबल है और इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है, चैप्टर में टेबल ही टेबल है और इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा, ये भी याद करना, क्वेश्चंस तो आएंगे कि कोलेजन का क्या फंक्शन है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस का काम करता है। देखो प्रोटीन दिया हुआ है, उसके फंक्शंस को स्पेसिफाई किया हुआ है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, इंसुलिन एक हार्मोन है, एंटीबायोटिक क्या करता है, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट, रिसेप्टर क्या होता है, सेंसरी रिसेप्शन, स्मेल, टेस्ट, हार्मोन एक्सेट्रा। ग्लूट4, इन सब में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना ये ग्लूट4 है, क्वेश्चन इसमें आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा। ग्लूट4 वो अनेबल करता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, कि वो क्या करता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को जो इन सेल में जो ग्लूकोज को चाहिए था उसको हेल्प करता है। ग्लूट4 इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है हमारा, ग्लूट4, याद रख लेना प्लीज, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जो पॉलीसेकेराइड है। ऑफ कोर्स पोटैटोज पॉलीसेकेराइड, ग्लूकोज केएलसी पॉलीसेकेराइड होता क्या है समझते हैं, इंपॉर्टेंट है अगेन। पॉलीसेकेराइड होता है कि एसिड इनसॉल्युबल पैलेट आल्सो कॉल्ड एज पॉलीसेकेराइड, जो कार्बोहाइड्रेट ही बोल सकते हैं इन शॉर्ट, कि जो एसिड इनसॉल्युबल में प्रेजेंट होता है। ऑफ कोर्स पॉली है मतलब बहुत सारे का कनेक्शन, ऑफ कोर्स ये रिटेंटेड में होगा, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में होगा। एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, अगेन ये मैक्रोमोलिक्यूल है। पॉलीसेकेराइड आर अ लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स, ये पॉलीसेकेराइड ना शुगर का एक बड़ा सा चेन होता है। दे आर थ्रेड, लिटरली अ कॉटन थ्रेड, वो इतने पतले होते हैं, जब हमने अंडर माइक्रोस्कोप देखा लिटरली जो कॉटन के थ्रेड है उससे पतले होते हैं। कंटेनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक, बहुत सारे मोनोसेकेराइड को फॉर्म से क्या बनता है, पॉलीसेकेराइड। फॉर एग्जाम्पल सेल्यूलोज इज अ पॉलीमरिक पॉलीसेकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड। बोल रहा है कि जो सेल्यूलोज है एक पॉलीमरिक सेकेराइड है जो सिर्फ एक प्रकार की मोनोसेकेराइड को कंसीडर करता है, दैट इज ग्लूकोज। सेल्यूलोज इज अ होमोपॉलीमर, इंपॉर्टेंट भाई क्वेश्चन आएंगे इससे कि सेल्यूलोज होमोपॉलीमर है या हेट्रोपॉलीमर है, तो सेल्यूलोज एक होमोपॉलीमर है। स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। जैसे सेल्यूलोज है ना होमोपॉलीमर, सिमिलरली जैसे हमारे लिए जो फंक्शन करता है सिमिलर, स्टार्च ना सिमिलर है सेल्यूलोज को, सेल्यूलोज से, लेकिन वो प्रेजेंट होता है इन प्लांट टिश्यू और फंक्शन करते हैं एज अ स्टोर हाउस एनर्जी, इंपॉर्टेंट है। एनिमल हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड एज ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज भी एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजन भी एक वेरिएंट होता है जो प्रेजेंट होता है। ये देखो इंपॉर्टेंट, लोग इसमें कंफ्यूज, ये इन्यूलिन है जो हमने ऊपर पढ़ा था वो इंसुलिन है, इंसुलिन एक हार्मोन है, इन्यूलिन एक पॉलीमर है फ्रक्टोज का, समझ लो भाई, हाईलाइट कर देती हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है। लोग इधर ही मात खा जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है। ये इन्यूलिन है बच्चों, इन्यूलिन, ठीक है। इन्यूलिन क्या है, पॉलीमर है फ्रक्टोज का इन अ पॉलीसेकेराइड चेन, से ग्लाइकोजन का एग्जांपल ले रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, असर्शनिज्म में आता ही आता है। द राइट हैंड इज कॉल्ड एज द रिड्यूसिंग एंड एंड द लेफ्ट हैंड इज कॉल्ड एज नॉन रिड्यूसिंग एंड। ये एक पॉलीमरिक, फॉर एग्जांपल ये एक पॉलीमरिक चेन है, ये इसका मेरे लिए तो ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, आपके लिए ये राइट होगा ये लेफ्ट होगा, ठीक है। तो राइट हैंड को ना रिड्यूसिंग हैंड बोला गया, लेफ्ट हैंड को नॉन रिड्यूसिंग हैंड बोला गया। ये रिड्यूसिंग हैंड नॉन रिड्यूसिंग हैंड क्या होता है, ठीक है, पढ़ते हो तो समझ बताती हूँ उसको क्या बोलते हैं। इट हैज अ ब्रांच एज शोन इन द फॉर्म ऑफ कार्टून्स, जैसे कि ये कार्टून फॉर्म में दिया ना, इसके ना पॉलीसेकेराइड के अंदर ना बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस के फॉर्म में भी निकले हुए होते हैं, वन ब्रांच नहीं होता, इंपॉर्टेंट है ये, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गई। स्टार्च फॉर्म अ हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, कि स्टार्च को ना और भी कॉल करके ना ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इन फैक्ट स्टार्च कैन होल्ड I2 मॉलिक्यूल इन अ हेलिकल पोर्शन। आपको पता है टेस्ट होता है जिसके अंदर हम डालते हैं तो ब्लूइश कलर होता है, तो वो जो आयोडीन डालते हैं जो ब्लूइश कलर होता है ना वो उसके से होता है क्योंकि ये हेलिकल के अंदर अपने आप को ना आयोडीन फंसा लेता है, इसकी वजह से इसका कलर चेंज होता है, हमें पता चल जाता है कि वो स्टार्च प्रेजेंट है। द स्टार्च I2 इज ब्लू इन कलर, इसकी वजह से हमें स्टार्च की प्रेजेंस पता चल जाती है। सेल्यूलोज डज नॉट कंटेन अ कॉम्प्लेक्स हेलिक्स एंड कैन नॉट होल्ड I2, इसकी वजह से हम सेल्यूलोज स्टार्च को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो सेल्यूलोज है वो होल्ड नहीं कर सकता है और स्टार्च I2 को होल्ड कर सकता है, इसकी वजह से हम I2 टेस्ट करते हैं ताकि पता चल सके भाई इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या सेल्यूलोज प्रेजेंट है, ठीक है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लाइकोजन, और यहाँ पे एक वर्ड बोला था, अब समझते हैं हम रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग हैंड को, कि जो राइट हैंड होता है ना रिड्यूसिंग हैंड होता है, यानी कि जब भी मैं बोल रही कि बहुत सारे मोनोसेकेराइड जुड़ते तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो ना क्या होता है पता है, जिस साइड से बॉन्ड का फॉर्मेशन कंटिन्यू होता है उसको रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं, और जिससे बंद हो जाता है, जैसे कि यहाँ से कोई जुड़ नहीं रहा है तो मतलब यहाँ का जो एंड है वो फ्री एंड है, तो ये नॉन रिड्यूसिंग एंड हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये जुड़ते जा रहा तो क्या हो गया, रिड्यूसिंग एंड हो गया, ठीक है। आई होप ये समझ में, जस्ट वर्ड की कहाँ से जुड़ रहा है उसको बताने के, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए रिड्यूसिंग एंड एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड का फॉर्मेशन है। प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, इंपॉर्टेंट है कि जो प्लांट के सेल्स है ना सेल्यूलोज से बने हुए होते हैं। पेपर मेड फ्रॉम द प्लांट पल्प एंड क्वार्टर फाइबर सेल्यूलोज, जो पेपर देखते हो ना जो प्लांट से ही बनता है वो सेल्यूलोज के फॉर्म में ही होता है। दीज आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड इन नेचर, जो नीचे एक सेल्यूलोज पाया जाता है ना और जो नॉर्मल प्लांट सेल में पाया जाता है वो तो उसके बीच में वेरिएशन है, ये जो प्लांट से पाया जाता है ना वो मोर सेल्यूलोजिक होता है, मोर कॉम्प्लेक्स होता है। they have as a building block amino acid and chemically modified sugar, for example glucosamine, N-acetyl galactosamine, etc. Exoskeleton of arthropod, for example, have a complex polysaccharide called as chitin.
कि जो आर्थ्रोपोड होता है ना, उनकी जो स्किन होती है ना वो पॉलीसेकेराइड से बनी हुई होती है। आर्थ्रोपोड फॉर एग्जांपल कॉकरोच, जो कॉकरोच का जो ऊपर का हार्ड सेल्स होता है ना वो काइटिन से बना हुआ होता है। दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड आर मोस्टली होमोपॉलीमर। याद रख लेना कि जो पॉलीसेकेराइड होता है ना वो बेसिकली होमोपॉलीमर होता है। जो कॉम्प्लेक्सिटी को भी रिप्रेजेंट, कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना, जैसे कि एग्जांपल काइटिन, फिर भी वो होमोपॉलीमर है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, विच इज द न्यूक्लिक एसिड। कौन नहीं जानते न्यूक्लिक एसिड को? ऑफकोर्स अगर आपने बायो लिया है तो डीएनए 10 में तो पढ़ा ही होगा, बहुत ही बेसिक है, यहाँ पे भी बहुत ही बेसिक है, थोड़ा सा एडवांस फीचर दिया हुआ है, दैट्स इट। The other type of macromolecule that one would find in acid insoluble fraction of any living tissue is the nucleic acid. जो insoluble fraction में जो एक और चीज पाई जाओगे ना, that is nothing but a nucleic acid. These are polynucleotide again. ये nucleic acid again polynucleotide है. Together with the polysaccharide, polypeptide, this comprises the true macromolecule fraction of any living tissue. कि भाई ये बहुत ही abundant amount में present होता है। Polysaccharide, polypeptide जो अमाइनो प्रोटीन्स के साथ शुगर, ये अमाइनो एसिड जो होता है ना, और ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है, इन सब मिलकर ना अच्छा पोर्शन अपने लिविंग टिश्यू का कैरी ऑन करते हैं। फॉर अ न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज अ न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे, न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। अ न्यूक्लियोटाइड हैज 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। मतलब ये जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मैंने बताया था, इनसे मिलकर क्या बनता है हमारा न्यूक्लिक एसिड। ये जो एक न्यूक्लियोटाइड है, इसको मैंने जूम इन किया ना, तो मुझे इसमें 3 और कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। कौन से 3 कंपोनेंट देखने को मिलेंगे? मैंने देखो बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड है, उनसे क्या बना हमारा बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है जिनसे हमारा न्यूक्लिक एसिड बना। अगर मैंने एक न्यूक्लियोटाइड को जूम करके देखा ना, तो मुझे 3 कंपोनेंट और भी देखने को मिलेंगे। कौन से? वन इज द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एक तो कंपाउंड ऐसा जो हेट्रोसाइक्लिक है। सेकेंड इज द मोनोसेकेराइड, दूसरा एक शुगर है मोनोसेकेराइड, एंड थर्ड इज द फॉस्फेरिक एसिड और फॉस्फेट। याद रखना ये फॉस्फेरिक एसिड है, फॉस्फेट नहीं है। ये देखो फॉस्फेरिक एसिड है और दूसरा क्या है? फॉस्फेट है, या तो उसको फॉस्फेरिक एसिड या फॉस्फेट बोल सकते हैं। तो ये 3 चीजों से मिलकर, मतलब जो हेट्रोसाइक्लिक है ना वो नाइट्रोजिनस बेस होता है। तो 3 चीज से बना हुआ है, नाइट्रोजिनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। समझते हुए जाओ, दैट्स इज एनसीईआरटी की लाइन समझो, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इजी। ठीक है, एज यू नोटिस इन द फिगर 9.1, क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे आप 9.1 के अंदर नोटिस करोगे, The heterocyclic compound in a nucleic acid are the nitrogenous bases. मैंने आपको बता दिया था। Nitrogenous base again 4 प्रकार के होते हैं, 4-5 प्रकार के होते हैं। एडिनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है, ये 4 प्रकार के कितने? एडिनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड थाइमिन। ये 4 प्रकार के, मैं 4 प्रकार क्यों बोले, यहाँ पे लिखा तो 5 है, क्योंकि एक जगह ना एडिनिन, गुआनिन आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन। ये जो 4 है ना, अगर उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 2 सब ग्रुप में, कि एडिनिन और गुआनिन एक प्यूरिन को बनाते हैं, while the rest are called as pyridamine. The skeletal heterocyclic cycle is called as purine and pyridamine respectively. मतलब जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है वो दोनों में प्रेजेंट होता है, प्यूरिन में भी होता है, पायरिडीमिन में भी होता है। The sugar found in the polynucleotide is either ribose, a monosaccharide pentose or 2-deoxyribose। यानी कि जो शुगर होता है ना वो या तो राइबोस के ग्रुप से प्रेजेंट होता है या डीऑक्सीराइबोस के ग्रुप से प्रेजेंट होता है, यानी कि सबके एक ग्रुप बना दिया गया है। ठीक है, द न्यूक्लिक एसिड कंटेन डीऑक्सीराइबो is called as deoxyribonucleic acid, while that which contain ribose is called as the ribonucleic acid। कि ऐसे शुगर, ऐसे न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल जिसके अंदर राइबोस प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो शॉर्ट फॉर्म में आरएनए बोलते हैं। और जिस न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीऑक्सीराइबो प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। दैट्स इट। ये देखो, इसको मैं समराइज कर दूं, ये आपको लग रहा होगा बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही सिंपल है। ये हमारा देखो, मैंने इसको अच्छे से लिखती हूँ, लेट मी क्रिएट अ स्पेस। ठीक है, ओके, तब चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अभी हम समझेंगे कि भाई प्रोटीन होता क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस तो भाई आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सभी को पता है कि प्रोटीन रिच फूड खाना चाहिए, हमारी बॉडी के लिए बड़ी ही हेल्पफुल होती है। लेकिन ये एक्चुअली प्रोटीन है क्या, कैसे फंक्शन करती है, उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसे, इन सब के बारे में भी हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उन्होंने बोला है कि प्रोटीन है, ठीक है, कि प्रोटीन एज मेंशन अर्लियर आर हेटेरोपॉलीमर। कि जो प्रोटीन है ना, तो जैसे अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड का बना था, लेकिन ये अमाइनो एसिड भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, एंड दैट इज वाई हेटेरोपॉलीमर होता है। इंपॉर्टेंट चीज है, कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमाइनो एसिड। जैसे मैंने बताया कि
लंबी सी बोलते हैं ना धागा जैसे अमाइनो एसिड का एक बहुत ही अबंडेंट अमाउंट ऑफ ग्रुप कलेक्शन होता है। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल मीन डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। इंपॉर्टेंट है। इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्ट्रक्चर इनवेरिएबली रेफर टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कि भाई जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, यानी कि फॉर्मूला, जैसे कि NaCl NaCl2। ऑर्गेनिक केमिस्ट always write a two-dimensional view of molecular while the representing the structure of the molecule, benzene, naphthalene। यानी कि बोल रहे कि देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कंपाउंड को बताने का तरीका, कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने का तरीका वो बड़े बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है। कैसे होता है कि जो ऑर्गेनिक वे में वो 2 डायमेंशनल बताते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल बेंजीन बताना हो तो ये 2D स्ट्रक्चर हो गया, तो इस वे में वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। Physicists conjure up to the 3-dimensional view of the molecular structure, while the biologists describe the protein structure at 4 levels। important है कि जो physicists होते हैं ना वो 3D में बता सकते हैं कि हाँ भाई ये ऑब्जेक्ट ऐसे से मूव कर रहा था, लेकिन हम जो बायोलॉजिस्ट हैं, बेसिकली जो बायो स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करेंगे भाई, वो तो अल्ट्रा प्रो मैक्स है, तो वो ना 4 लेवल पे 4 डायमेंशनल वे में प्रोटीन को डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करते चलिए देखते हैं। द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, दैट इज द पोजिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, where which is the first amino acid, which is the second, and so on, is called as the primary structure। important है कि भाई प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या सिग्निफाई करता है, तो यहाँ पे ना प्राइमरी स्ट्रक्चर ना इंफॉर्मेशन देता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में, कि फर्स्ट अमाइनो एसिड कहाँ पे, सेकंड अमाइनो एसिड कैसे लगा हुआ है, थर्ड कैसे लगा है, एंड सो ऑन। क्वेश्चंस आएंगे कि प्राइमरी ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो उनकी पोजीशन को डिफाइन करता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है इतना, ठीक है। अब प्रोटीन इज इमेजिन एज अ लाइन, कि हम प्रोटीन को ऐसे लाइन समझते जहाँ पे ये अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड लगा होता है। द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब मेरे लिए ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो ये आपके लिए राइट होगा और ये आपके लिए लेफ्ट होगा। तो याद रखना आप किस वे से देख रहे हो, ठीक है, मैं जस्ट समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि द प्रोटीन इज इमेजिन एज अ लाइन। द लेफ्ट, जो मेरे हिसाब से लेफ्ट है वो ये है, लेकिन आपके हिसाब से ये वाला होगा, ठीक है। रिप्रेजेंट द फर्स्ट अमाइनो एसिड, कि जो लेफ्ट वाला है ना फर्स्ट अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, एंड द राइट एंड रिप्रेजेंट्स बाय द लास्ट अमाइनो एसिड, कि जो राइट हैंड है मतलब इस वे में चेन स्टार्ट होता है। समझ रहे हो किस वे में हो रहा है, इस वे में चेन का क्या होता है, स्टार्टिंग होता है, मतलब ये ओके मतलब क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे ये फर्स्ट अमाइनो एसिड लगा रहेगा, ये यहाँ पे ये फर्स्ट अमाइनो एसिड लगा हुआ रहेगा और यहाँ पे ये लास्ट अमाइनो एसिड लगा हुआ होगा, मतलब इस वे से फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड चलता है। इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, जो मैं वो कर रही हूँ, आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर का ना आपको वो भी दिया है डायग्राम, कैसे देखो ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, ये इस वे में डायरेक्शन चलते हुए जा रहा है, जिसको पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। अब हम समझते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि द फर्स्ट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज द एन टर्मिनल अमाइनो एसिड, मतलब जहाँ पे फर्स्ट अमाइनो एसिड लगा हुआ था ना उसको हम एन टर्मिनल बोलते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा कि लेफ्ट हैंड साइड में राइट अमाइनो एसिड, लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है, ठीक है, तो फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है तो उसी को हम ना क्या बोलते हैं, एन टर्मिनल का नाम दे देते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज सी टर्मिनल। इससे असर्शन रीजन आया था नीट में 2023 में क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है। और जो यहाँ पे लेफ्ट है ना, यहाँ पे हमारा जो लास्ट वाला अमाइनो एसिड जो हमारे राइट हैंड साइड में उसको क्या बोलेंगे हम, टर्मिनल अमाइनो एसिड, सी अमाइनो एसिड। इंपॉर्टेंट है नाम की, एंड अमाइनो एसिड किसको बोलते हैं, एन टर्मिनल किसको बोलते हैं, टी टर्मिनल किसको बोलते हैं, सी टर्मिनल किसको बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अ प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट। द प्रोटीन हेड क्या बोल रहा है कि जो हमारा जो प्रोटीन का हेड है, the protein thread does not exist throughout as the extended rigid body. The thread is folded in a form of helix। कि ऐसा भी नहीं है कि भाई एकदम लंबा धागा चलते ही जा रहा है, वो एक टाइम के बाद ना ऐसा हेलिकल शेप में भी कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलर टू अ रिवॉल्विंग स्टेयरकेस, जैसे कि स्टेयरकेस ऐसा रिवॉल्विंग स्टेयरकेस होता है ना, उस तरीके से क्या होता है वो अपने आप को अरेंज कर लेता है। ऑफ कोर्स ओनली सम पोर्शन ऑफ प्रोटीन, क्या बोल रहा है कि ओनली सम पोर्शन ऑफ प्रोटीन थ्रेड्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ हेलिकल। ऐसा नहीं कि सारे हो जाएंगे, हाँ, बट ऐसा भी नहीं कि सारे एकदम ओपन ही रहेंगे, कुछ कुछ ऐसे हेलिकल पार्ट में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। इन प्रोटीन ओनली राइट हैंडेड हेलिकल्स आर ऑब्जर्व, कि देखा जाए हम अगर फोल्डेड प्रोटीन्स को देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा कि ओनली राइट हैंड वाला दिखेगा। Other regions of protein thread are folded into another form in which it is called as the secondary structure। मतलब हमें ओपन थ्रेड किसका दिखेगा, ओपन थ्रेड में सिर्फ राइट हैंड वाले पार्ट का दिखेगा, और जो बाकी सब क्या हो जाता है अपने आप को
इस स्ट्रक्चर में फोल्ड कर लेते हैं, किस स्ट्रक्चर में, हेलिकल स्ट्रक्चर में, और उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, हेलिकल फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ना सीधी सी लाइन होती है और वो पोजिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट बात है। देखो ये तो बहुत सी चीजें अनवांटेड भी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई वांटेड कौन सी है, अनवांटेड कौन सी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो कि in addition the long protein chain is also folded upon itself like a hollow woolen ball giving rise to a tertiary protein। कि ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हेलिकल में फॉर्मेशन होता है, ये हेलिकल फर्दर और कंडेंस होता है, जैसे यहाँ बहुत ही ज्यादा फर्दर कंडेंस होता है, और वो एक वुलन बॉल आपने देखा होगा जैसे वुलन का एक पर्टिकुलर बॉल होता है, उसके वे में अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं, और ऐसे वुलन बॉल के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। हम ना ये पढ़ने के बाद इधर डायग्राम भी दिया हुआ है, हम डायग्राम को भी समझेंगे, ठीक है। पहले थ्योरी को कंप्लीट करते हैं। दिस गिव्स अस द 3-dimensional व्यू ऑफ प्रोटीन, मतलब इससे हमें 3-dimensional व्यू तो मिल ही जाता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ अ प्रोटीन। ये सेकंड टर्शियरी हो गया। जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, हमारे बायोलॉजिकल वे में एक्टिविटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन किस स्ट्रक्चर में मोस्ट कन्वीनियंट होता है हमारी बॉडी के लिए, दैट इज द आंसर शुड बी द टर्शियरी स्ट्रक्चर। अभी हम चलते हैं हमारे डायग्राम्स के ऊपर। हमने अभी तक जो भी पढ़ा उसको एक डायग्रामेटिक फॉर्म में भी एनसीईआरटी ने दिया है। भाई इस बार तो कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने प्राइमरी डिस्कस कर लिया। देखो सेकेंडरी में दो बात दिख रही है, एक अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में दिखेगा, एक बीटा प्लेटेड शीट के अंदर दिखेगा। कि भाई ये तो सेकेंडरी है, जो सेकेंडरी जो अपने आप को हेलिकल फॉर्म में ऐसे 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 फॉर्म करता है, वो तो स्टेयरकेस हेलिकल भी फॉर्म कर सकता है। बट देखो स्टेयरकेस भी दो प्रकार के, बॉक्सर स्टेयरकेस होते हैं और एक हेलिकल स्टेयरकेस होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, दो स्ट्रक्चर होगा, अल्फा हेलिक्स जो वो हेलिकल स्टेयरकेस होता है उसके अकॉर्डिंग होगा, बीटा प्लेटेड शीट किसके अलावा किसके तरीके से होगा, जैसे ऐसा बॉक्स वाले सीढ़ी नहीं होते स्टेयरकेस, उसके अकॉर्डिंग होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको डिवीजन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है टर्शियरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे वुलन बॉल जैसे दिख रहा है, देखो कि वो कैसे एक हमारा वुलन बॉल की तरह अपने आप को उसने सराउंड करती है। यहाँ पे दिख रहा हो कि जितना ज्यादा हम किसी चीज को कॉम्पैक्ट करेंगे उनके बीच में बॉन्डिंग बनती जाएगी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। फर्स्ट थ्योरी में यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है आपको हाइड्रोजन है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है। क्वाटरनरी हम जो भी अभी और भी पढ़ेंगे कि इसका और भी कंडेंस्ड फॉर्म, टर्शियरी का और भी कंडेंस्ड फॉर्म को हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी के बारे में क्या याद रखना है कि ये बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी का क्या है, सेकेंडरी का क्या याद रखना है कि इसके दो पार्ट है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। प्राइमरी का याद रखना है कि पोजिशनल इन्फॉर्मेशन हमें देता है। आई होप कितना समझ में आ गया होगा, इतना बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर है, ठीक है, इतना बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर है। अभी हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं कि सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स हैं जो असेंबली है मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड के और सब यूनिट, मतलब बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड ना, मतलब एक प्रोटीन बनाने के लिए बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड की हमें आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। द मैनर इन विच दिस इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड, मतलब किस मैनर में ये अपने आप को फोल्ड करते हैं पॉलीपेप्टाइड ऑफ सब अरेंज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, लाइक वो लीनियर स्ट्रिंग में हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, स्फीयर अरेंज अपॉन ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ क्यूब और प्लेट एक्सेट्रा is the architecture of a protein otherwise called as quaternary structure। मतलब बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड जो मिलते हैं हमको क्या बोला जाता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोला जाता है ऑफ अ प्रोटीन। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि हमारे जो एडल्ट ह्यूमन है उसके जो हीमोग्लोबिन है 4 सब यूनिट होते हैं। 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, हर दो एक दूसरे से आइडेंटिकल है, इसलिए जो पहले दो आइडेंटिकल है उसको अल्फा टाइप बोल दिया, और जो बाकी दो आइडेंटिकल है उसको बीटा टाइप बोल दिया। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, 4 सब यूनिट बनाते हैं, किसके लिए, हीमोग्लोबिन के लिए। ये कैसे बनाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में आपको इजी तरीके से, अच्छे तरीके से, बहुत ही समझ में आ जाएगा। इसमें सिर्फ आपको लर्न करना है। देखो जहाँ पे जो है वहाँ पे पढ़ोगे आपको इजी रहेगा, क्वेश्चंस भी उसी पे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो कल आपका बायोमोलिक्यूल्स का पेपर है, तो आपको ये नहीं पूछेंगे एक्चुअली में होता क्या, आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए कि हमारी हीमोग्लोबिन जो होती है वो 4 सब यूनिट से बनती है। उसमें से पहले 2 सेम दिखते हैं इसलिए उसको अल्फा बोला जाता है, देन सेकंड 2 सेम दिखते हैं इसलिए उनको बीटा बोला जाता है। आई होप इतना क्लियर है। और ये सब मिलकर क्या बताते हैं, हमारे ह्यूमन हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। आई होप इतना क्लियर है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एंजाइम से। एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन। हमारे अगर एंजाइम्स नहीं होता ना तो हम आई थिंक सो इतने सारे जो प्रोसेसर हमारे अंदर हो रहे हैं वो हो ही नहीं पाता, ठीक है। एंजाइम्स क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अब हम समझते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट एंजाइम्स भी क्वेश्चन इससे भी आते हैं। सो एंजाइम्स क्या होते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि सारे एंजाइम्स ना प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं। क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग में आ सकता है, तो याद रखना
कि ऑलमोस्ट बोला है ऑल, ठीक है। प्रोटीन्स क्या होते हैं, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं, प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव एज लाइक एन एंजाइम, लेकिन कुछ कुछ न्यूक्लिक एसिड भी एंजाइम की तरह काम करते हैं, दैट इज वाई इसमें ऑलमोस्ट का वर्ड यूज किया हुआ है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज राइबोजाइम। ऐसे न्यूक्लिक एसिड जो एंजाइम की तरह काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, राइबोजाइम। यानी कि राइबोजाइम को छोड़ के जितने भी और एंजाइम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं। वन कैन प्रिडिक्ट एन एंजाइम बाय अ लाइन डायग्राम, कि ना कोई भी एक एंजाइम को अगर हमें प्रिडिक्ट करना हो तो लाइन डायग्राम से हम कर सकते हैं उसे। An enzyme like any protein has a primary structure that is amino acid sequence of a protein। जैसे कि हमने अभी पढ़ा, जस्ट पढ़ा कि हमारे अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो उनकी पोजीशन को डिटरमाइन करता है। जो भी प्रोटीन होता है उसके अंदर जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस किस वे में है कौन डिटरमाइन करता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। सिमिलरली एंजाइम्स का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो एंजाइम प्रोटीन होता है। एंजाइम प्रोटीन होता है तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने प्रोटीन के पढ़े कहीं ना कहीं एंजाइम्स के भी होंगे। And enzymes like any protein has a secondary and tertiary structure। जैसे कि प्रोटीन के secondary tertiary structure होते हैं, similarly enzymes के भी होते हैं। When you look at the tertiary structure, जब आप tertiary structure के ऊपर देखोगे, you will notice that the backbone of protein, यहाँ पे ना आपको देखो, ओके अभी ने क्या बोला कि जब आप लाइन स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको ना एक चेन की तरफ पे फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। क्या दिखेगा, द चेन क्रिस क्रॉस इटसेल्फ एंड हेंस मैनी क्रिवाइसेस और पॉकेट्स आर मेड। कि जो प्रोटीन होता है ना ऐसे बहुत सारे कर्व्स होते हैं, ऐसे पॉकेट का फॉर्मेशन कर लेता है। वन सच पॉकेट इज कॉल्ड एज एक्टिव साइड। ऐसे ही एक पॉकेट का जो क्या नाम है, इसको एक्टिव साइड बोलते हैं। एंड एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम इज अ क्रिवाइसेस और अ पॉकेट इनटू व्हिच द सबस्ट्रेट फिट। आपको पता है ना कि एंजाइम्स क्या करता है, कोई भी प्रोसेस होता है उसको फास्टन कर देता है। तो ये जो पॉकेट्स है, सबस्ट्रेट उसके अंदर आके ही अपना जो भी एक्टिविटी फास्ट कर पाता है, स्लो कर पाता है, वो कुछ भी है सबस्ट्रेट उसके अंदर फिट होता है। तो दैट इज नथिंग बट अ पॉकेट। थस एंजाइम्स थ्रू देयर एक्टिव साइड कैटेलाइजेस रिएक्शन एट हायर रेट। और इस एक्टिव साइड में जब सबस्ट्रेट फिट इन होता है और उसी के हेल्प से देन ओनली जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है उस वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन मेनी वे। कि ना आप देखो कि इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में बहुत सारे कैटलिस्ट होते हैं जो सोडियम, जो एलिमेंट्स एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं, लेकिन जो ह्यूमन बॉडी के एंजाइम्स है और जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट आप देखते हो वो बहुत ही डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है, बट वन मेजर डिफरेंस नीड्स मेंशन, कि एक ना इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो होना है, पता ही होना चाहिए आपको। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हायर टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, असर्शन रीजनिंग आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है। कि देखो देखा जाए तो दोनों का काम यही है कि फास्ट करना, कोई भी चीज़ को फास्ट अप करना, रिएक्शंस को जल्दी करवाना, कि जो हमें एक्चुअल में टाइम लगता है वो टाइम ना लगे, ठीक है। लेकिन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जहाँ पे एलिमेंट्स काम करते हैं और जो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स होते हैं, बायोलॉजिकल एंजाइम्स होते हैं, उसमें जो कैटलिस्ट होता है वो बहुत ही डिफरेंस है। लेकिन एक डिफरेंस आपको पता ही होना चाहिए, क्या कि इनऑर्गेनिक जो कैटलिस्ट है ना वो काम कर लेता है अच्छी तरीके से हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे भी, while the enzyme get damaged at the high temperature say above 40 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी ऑप्टिमाइज है कि वो 37 डिग्री पे काम करे, ठीक है, तो एंजाइम्स भी उसी के अकॉर्डिंग होगी। उससे टेम्परेचर थोड़ा भी बढ़ा तो एंजाइम्स का क्या होगा, डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा और वो अपना एक्टिविटीज फ्लो कर देगा। However, enzyme isolated from organism who normally live under the extremely high temperature, for example hot vents and sulfur, are stable and retain their catalytic power even at the higher temperature. Thermal stability is thus an important quality of such enzyme isolated from a thermophilic organism। thermophilic यानी कि जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर में रहना प्रेफर करते हैं। उसमें क्या बोला, मैंने बोला कि जो एंजाइम्स होते हैं उनके बीच का डिफरेंस तो यही होता है कि बायोलॉजिकल एंजाइम्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे नहीं रह सकते, लेकिन एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बहुत ही हाई टेम्परेचर, हॉट वेंट्स में, सल्फर स्प्रिंग्स में जो बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, एक्सट्रीमली हॉट होता है, ये सब जो प्लेसेस को ऑर्गेनिज्म है, जब हमने उनसे एंजाइम आइसोलेट किया तो हमें देखने को मिला कि उनकी बॉडी का जो एंजाइम है वो 80 to 90 डिग्री पे भी सर्वाइव कर सकता है। एंड इसी की वजह से थर्मल स्टेबिलिटी एंजाइम्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसी के अकॉर्डिंग वो डिटरमाइन करेंगे कि उन्हें काम करना है कि नहीं करना है, ठीक है। आई होप ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। यस, अब समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या। आपने पढ़ा ही होगा, आपने 10th में पढ़ा होगा या अपने 11th में कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। अब समझते हैं
हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस एंजाइम? भाई ये एंजाइम बड़े ही कॉम्प्लेक्स है, कोई भी रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, लेकिन हमें इनका मैकेनिज्म तो समझना पड़ेगा। उसको समझने के लिए हमने क्या किया, देखो एनसीईआरटी ने पहले क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन का ही आंसर नेक्स्ट लाइन में दे दिया। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले एंजाइम्स केमिकल रिएक्शन पे कैसे वर्क करता है, सबसे पहले ये तो समझ लो कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल कंपाउंड अंडरगो 2 टाइप ऑफ चेंजेस। बचपन में चलो 8 में आ जाओ, वापस से 8 स्टैंडर्ड में आ जाओ, हमने जो पढ़ा था वापस रिवाइज कर लेते हैं एनसीईआरटी को। बिल्कुल तुम पे भरोसा नहीं है कि तुम 8 स्टैंडर्ड की चीज़ें याद है कि नहीं। अ फिजिकल चेंज सिंपली रेफर टू अ चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड। फिजिकल चेंज होता है कि जस्ट अ फिजिकल चेंज होता है जहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होता। दिस इज नथिंग बट अ फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम ना फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, अनदर फिजिकल प्रोसेस इज अ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। दूसरा फिजिकल प्रोसेस क्या है कि जहाँ पे ना स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाता है। जैसे कि जब आइस मेल्ट होता है वाटर में, तो बॉन्ड का कुछ नहीं, जस्ट वो फिजिकल बॉन्ड होता है, जो वो फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस आते हैं। और व्हेन द वाटर बिकम वेपर्स, दीज आर ऑल्सो द फिजिकल प्रोसेस। ये भी क्या फिजिकल प्रोसेस के नाम दिए हुए जो आपने 8th में जैसे पढ़ा था। हाउएवर व्हेन द बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। बच्चों वाला डेफिनेशन है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो याद तो करना पड़ेगा कि फिजिकल रिएक्शन में कोई भी बॉन्ड ब्रेकिंग का काम नहीं होता है, सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस का चेंजेस होता है। लेकिन केमिकल बॉन्ड में क्या होता है कि केमिकल बॉन्ड एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर फिजिकल चेंजेस नहीं, केमिकल चेंजेस देखने को मिलता है, जहां पे बॉन्ड ब्रेकेज एक्चुअली में होता है। इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड ब्रेकेज होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, एग्जांपल दिया हुआ है, एक रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, कि बेरियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो BaSO4 बनेगा, और क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा और वाटर का निर्माण करेगा। इज एन इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, मतलब ये जो दिख रहा है आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे या पढ़ा होगा आपने, तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है, लेकिन जो इनऑर्गेनिक के टर्म्स में। सिमिलरली हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है। A rate of a physical or chemical process refer to amount of product formed per unit. It can be expressed as कि रेट को आपको तो पता है ना कि कितना प्रोडक्ट बना कितने टाइम में, कि हमें एंजाइम क्या करता है, फास्टन करता है, कैटलिस्ट का काम करता है, कोई भी चीज़ को प्रोसेस में स्पीड करवाता है। हमें स्पीड का पता कब चलेगा, जब हम उससे टाइम से रिलेट करेंगे कि कितना प्रोडक्ट बना किस टाइम में। तो जस्ट ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको एक बोलते हैं ना, बेसिक सा व्यू देने के लिए, ओवरव्यू देने के लिए कि ओके ये होता है, ठीक है। अब चलते कि रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन स्पेसिफाइड। भाई ये फिजिक्स का पार्ट है, आपको तो हमने फिजिक्स ऑफकोर्स मोशन इन 1D पढ़ा होगा आपने कि स्पीड के अंदर अगर डायरेक्शन आ गया तो वेलोसिटी बन जाता है, अगर मेरे पास डायरेक्शन स्पेसिफाइड है तो, ठीक है। कि रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। रेट ऑफ अ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अ टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट है भाई, टेम्परेचर प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। ये याद रखना कि ना रेट फैक्टर्स अफेक्टिंग एनी केमिकल रिएक्शन या फैक्टर अफेक्टिंग कुछ भी चीज़ फैक्टर अफेक्टिंग आएगा ना आपके केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, टेम्परेचर का जिक्र तो वहाँ पे होना ही होना है। तो याद रखना कि भाई अगर आपको एग्जाम में कुछ याद भी ना आ रहा हो ना, टेम्परेचर लिख देना, यू वुड गेट मार्क्स। तो याद रखना कि कोई भी फिजिकल चेंज हो, केमिकल चेंज हो, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड होता है किससे, टेम्परेचर से। Among other factor, a general rule of thumb is that rate doubles or decrease by half for every 10 degree change in either direction. Important है, केमिस्ट्री में आपको केमिकल काइनेटिक्स में इस पे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर चेंज होगा उससे क्या होगा, रिएक्शन का रेट डबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी 10 डिग्री सेल्सियस है, नहीं समझो मैं क्या बोल रही हूँ, इजी वे में लेते हैं कि क्या बोला कि रेट डबल होता है हर 10 डिग्री इंक्रीज होने में। समझो ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है एक रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैंने ना टेम्परेचर को, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 40 डिग्री था, अब मैंने टेम्परेचर को 50 डिग्री कर दिया, तो उसके बाद रेट क्या था पता है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो रेट क्या हो जाता है, रेट हो जाता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके सॉरी, वो ब्लैक पेज आ गया था। तो मैं क्या बोल रही थी कि रेट ना डबल हो जाता है, ठीक है। क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 40 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ पे जो रिएक्शन है वो 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। अब क्या होगा, रिएक्शन डबल होगा। अब क्या होगा, मैंने 10 डिग्री से बढ़ा दिया, 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो रिएक्शन जो होगा वो 4 मीटर पर सेकेंड से चलेगा। दिस इज नथिंग बट इंपॉर्टेंट रूल है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि भाई कैसे, तो उसने बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को पढ़ा है, देन उसको समझ में आया है, ठीक है। तो अब एक बार याद रखना कि समझा कैसे, आपको याद रखना है कैसे आया, वो साइंटिस्ट का काम है, आपको है जो मिला है वो याद किया जाए, ठीक है।
catalyzed reaction proceed at a rate vastly higher than that of uncatalyzed one. मैंने आपको बताते हुए आयु कि एंजाइम से काम वही होता है कि उसको ना बहुत ही हाई स्पीड कर देना किसी भी रिएक्शन को. When enzyme catalyzed reaction are observed, the rate would be vastly higher than the same but uncatalyzed reaction. क्या हमने देखा कि एक में कैटलिस्ट डाला तो किस स्पीड से चल रहा है, वो जो स्पीड है ना एकदम ज़्यादा हाई एज कम्पेयर टू वही सेम रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट नहीं डाला हुआ है. जैसे कि आपको क्वेश्चन है बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये पर्टिकुलर चीज़. इसमें क्या बोल रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हमें पता है कि हम CO2 छोड़ते, ठीक है, हम एक्सेल आउट करते CO2, तो ऑफकोर्स हमारे ब्लड से जो भी है वो CO2 जाता है. तो किस प्रोसेस से जाता है, ठीक है, उस प्रोसेस में कैसे हमारी CO2 वाटर के साथ मिक्सअप करता है. यहाँ पे कैटलिस्ट काम करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो H2CO जो कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में ब्लड में कैरी करता है एंड देन एट द एंड CO2 के फॉर्म में एक्सेल आउट कर देता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है वो क्या कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है. अगर ये ना होता ना तो हम जो CO2 इतना फटाफट जो ब्रीदिंग कर पा रहे हैं वो होता ही नहीं. इट वॉज इम्पॉसिबल विदाउट दिस कैटलिस्ट. ठीक है, तो समझ सकते एवरीथिंग इज सो रिलेटेड. Like wow, the nature is cool, right? In the absence of any enzyme, this reaction is very slow. जैसे कि मैंने बताया कि अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज ना होता तो ये रिएक्शन और भी ज़्यादा स्लो हो जाती. But with about 200 molecule being formed in an hour, जैसे कि अगर वो नहीं होता ना, अगर कैटलिस्ट, तो सिर्फ 200 मॉलिक्यूल ऑफ H2CO2 बनता 1 घंटे के अंदर. However, by using the enzyme present within it, the cytoplasm called as carbonic anhydrase, the reaction speed dramatically इंक्रीज होता है विद अबाउट 6 lakhs मॉलिक्यूल फॉर्म्ड एवरी सेकेंड. आप समझ सकते हो, जहाँ पे 200 मॉलिक्यूल 1 घंटे में बन रहा था, कार्बोनिक एनहाइड्रेस ने क्या किया, 6 lakhs मॉलिक्यूल हर सेकेंड H2CO3 का फॉर्म होता है. इस स्पीड से हम इनहेल एंड एक्सेल आउट कर सकते हैं. कैन यू सी द मिरेकल ऑफ एन एंजाइम, लाइक नॉट लाइक 30x 40x 100x कर दिया उसने यार. द एंजाइम हैज एक्सेलरेटेड द रिएक्शन बाय अबाउट 10 million times. समझ सकते हो कि उस पर्टिकुलर एक एंजाइम जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है, उन्होंने रेट को डबल कर दिया 10 million टाइम्स से ज़्यादा. द पावर ऑफ एंजाइम इज इनक्रेडिबल इंडीड. और इससे हमें क्या पता चलता है भाई, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ एंजाइम. बिकॉज देख रहे हो, नॉट 1x नॉट 2x नॉट 3x बट 10 million टाइम्स उसने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, विच इज अनबिलीवेबल. लाइक बोलते ना, इट हैज़ नो एक्सप्लेनेशन. इवन आर्टिफिशियल एंजाइम्स उतना टाइम इंक्रीज नहीं कर पाएंगे. ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर. क्या बोल रहा है कि देयर आर 1000 टाइप ऑफ एंजाइम, ईच कैटलाइजिंग अ यूनिक केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन. ये भाई बॉडीज के अंदर, इवन इन द एनवायरमेंट, थाउजेंड्स ऑफ कैटलिस्ट प्रेजेंट है और हर एक का काम कुछ ना कुछ डिफरेंट है. A multi-step chemical reaction, when each of the step is catalyzed by the same complex or a different enzyme, is called as metabolic pathway. मेटाबॉलिक पाथवे हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जिसके अंदर एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाने के लिए बहुत डिफरेंट रूट को फॉलो किया जाता है. दैट इज नथिंग बट अ मेटाबॉलिक पाथ. लेकिन यहाँ का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. असर्शन रीजनिंग का ज़माना है भाई, क्वेश्चंस आ सकते हैं, सेंटेंस को वापस समझना पड़ेगा. ठीक है, क्या बोल रहा है देखो कि अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, जैसे कि मैंने बताया कि ऑफकोर्स हमारे बॉडी में जो भी चीज़ होता है सिंगल स्टेप नहीं होता, बहुत सारे स्टेप्स में होता हुआ होता है. तो मल्टी स्टेप रिएक्शन, when each of the step is catalyzed by the same complex enzyme or different enzyme is called as metabolic pathway. किस फॉर एग्जांपल A से मुझे ना D बनाना, तो A से B बना, तो B से फिर C बना, C से फिर D बना. ठीक है, तो मेरा एंड प्रोडक्ट तो यही है. लेकिन ये ना क्या हो रहा है, बहुत सारी सीरीज में जा रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेटाबॉलिक पाथवे हो गया. दूसरी चीज़, या तो क्या हो, सब में A, सब में Q एंजाइम हो, या तो किसमें T एंजाइम हो, S एंजाइम हो, R एंजाइम. तो एंजाइम या तो सिम हो सकता है जो तीनों स्टेप को कैटलाइज करे, या डिफरेंट भी हो सकता है. जैसे कि एक मेटाबॉलिक पाथवे, इधर देखिए खुश मत हो, इसका पूरा डिटेल मैकेनिज्म आपको प्लांट फिजियोलॉजी में देखने को मिलेगा अच्छी तरीके से, कि ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है. यहाँ पे तो सिंपली दे दिया है भाई साहब, लेकिन इसका इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स चार्ट है ना, पढ़ते पढ़ते आपको दिमाग खराब हो जाएगा. बट हाँ ऑफकोर्स, बट ईजी है, समझ लेंगे तो एवरीथिंग इज जस्ट अ कप ऑफ अ केक. नेक्स्ट चलते हैं कि बोले फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये है, ये हमने रिएक्शन पढ़ा, इज एक्चुअली अ मेटाबॉलिक पाथवे इन विच ग्लूकोज बिकम पायरुविक एसिड थ्रू 10 डिफरेंट एंजाइम कैटलाइज्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन. तो आपको ना वो 10 एंजाइम प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर लर्न करने. ठीक है, यहाँ पर दिख तो रहा है सिंपली कि ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया. नो, आंखों का धोखा है सिर्फ ये. आपको पूरे 10 स्टेप्स को लर्न करना पड़ेगा. व्हेन यू स्टडी रेस्पिरेशन इन चैप्टर 12, यू विल स्टडी दीज रिएक्शन. कितने अच्छे तरीके, कितने
सरल तरीके से बोल रहे हैं ना कि आप पढ़ोगे लेकिन आपको पता नहीं है कि टेनों के टेनों आपको एंजाइम्स, रिएक्शन, सारी चीजें याद करनी होगी. At this stage, you should know that this very metabolic pathway with one or two additional reaction give rise to variety of metabolic end product. In our skeletal muscle, under anaerobic condition, lactic acid is formed. हमें पता है कि मेटाबॉलिक पाथवे और हर स्टेप पे एक प्रोडक्ट बनता है. जैसे कि एग्जांपल दिया कि हमारे स्केलेटल सिस्टम में जब ये ऑक्सीजन की कमी हो जाती है अंडर एनारोबिक कंडीशन, आप खुद देख रहे हो, आपने बहुत ज़्यादा ही वर्कआउट किया तो मसल्स को ऑक्सीजन मिलना कम हो जाते हैं, एंड दैट इज़ वाई वहाँ पे क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और यही लैक्टिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है वो पेन देने के लिए. अंडर अ नॉर्मल एरोबिक कंडीशन पाइरुविक एसिड इज फॉर्म्ड, और जब नॉर्मल कंडीशन होता है तो उसमें क्या बनता है, पाइरुविक एसिड होता है. लेकिन आप जब भी बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट हो, बहुत ही ज़्यादा वर्कआउट किया हो, बहुत ज़्यादा चला हो, तो क्या हो जाता है, इनफ ऑक्सीजन हमारे मसल्स को नहीं मिल पाता है, एंड दैट इज वाई लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. In yeast, during the fermentation, the same pathway lead to the production of ethanol, alcohol. Hence, in different condition, different products are possible. क्या condition के according products भी change होते हैं. कि इसमें भी क्या होता है, वही सेम मेटाबॉलिक पाथवे जो हमने अभी जस्ट ऊपर डायग्राम देखा, सेम मेटाबॉलिक पाथवे किसमें फॉलो होता है, ईस्ट में. लेकिन वहाँ का एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, इथेनॉल बनता है. भाई क्वेश्चन आ सकता है, इथेनॉल जो क्या है, एक अल्कोहल है. ठीक है, समझ रहे हो ना, आई होप कि क्लियर हुआ होगा अच्छी तरीके से. अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्शन. आपको भी क्वेश्चन आया होगा कि भाई 10 मिलियन टाइम्स इंक्रीज करता कैसे है, थोड़ा हमें पता चले, ताकि हम वो टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के अपनी स्टडीज को भी 10 मिलियन टाइम्स सुधार ले. ऑफ कोर्स, राइट. हाउ डू दिस एंजाइम ब्रिंग सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन, हमें पता नहीं है, समझते क्या बोल रहा है यहाँ पे. ठीक है, ये पूरा टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड ट्राई स्टडी एंजाइम अ लिटिल मोर. भाई जिसके ऊपर पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम एंजाइम्स को और अच्छी तरीके से समझते हैं. यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एक्टिव साइट. आपको समझ में आ गया ना एक्टिव साइट क्या, जहाँ पे पॉकेट्स होती है जिसके अंदर सबस्ट्रेट अपने आप को फिट इन कर सकता है, और उस वे में सबस्ट्रेट क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है. दैट इज नथिंग बट अ एक्टिव साइट. अ केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन रेफर टू अ रिएक्शन, कि कोई भी कन्वर्जन होता है उसको हम रिएक्शन का नाम देते हैं. द केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड ए सबस्ट्रेट. ऐसा चीज जो कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, ये सबस्ट्रेट बोलते हैं. बच्चों वाली बात करें कि ये सबस्ट्रेट होता है, ये प्रोडक्ट होता है. Hence, enzyme that is protein with 3-dimensional structure, including active site. हमने ऊपर प्रोटीन वाले सेक्शन में पढ़ा था कि बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होती है एक्टिव साइट. कन्वर्ट करता है सबस्ट्रेट को इनटू अ प्रोडक्ट. सिंबलिकली हमें बताया हुआ है कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और कौन करता है, प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर जहाँ पे एक्टिव साइट का प्रेजेंस होता है. ठीक है, इट इज नाउ अंडरस्टूड दैट सबस्ट्रेट एस has to bind with the enzyme at its active site. Of course, अगर इसको कन्वर्ट होना है तो एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड होना पड़ेगा, देन उसको कन्वर्ट करेगा विद इन अ गिवन क्लेफ्ट और अ पॉकेट. जो उनकी एक्टिव साइट है उसके अकॉर्डिंग हमें वो करना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि द सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज टुवर्ड द एक्टिव साइट. देयर इज एन ऑब्लिगेटरी इंफॉर्मेशन ऑफ, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, E stands for enzyme and S stands for substrate complex. E stands for enzyme. वाह, कंफ्यूजन उसे बता दिया कि ऑफ कोर्स कि हमें चाहिए कि हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना सकें, सबसे पहले सबस्ट्रेट को आना भी तो चाहिए एंजाइम के उस पॉकेट वाले चीज़ में फिट इन होने के लिए. दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ट्रांजिएंट फिनोमिना. कि भाई देखो, सबसे पहले एंजाइम आया, दिख रहा है आपको. ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ. ओके, इसमें क्या बोल रहे हैं, देखो कि एंजाइम था, एंजाइम से सबस्ट्रेट जुड़ा, और उस एंजाइम से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, एंड फाइनली क्या होगा, प्रोडक्ट बना. तो ये जो प्रोसेस फॉलो होता है इसमें जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ना, बहुत ही कम देर होता है एज कम्पेयर टू ये और ये. ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्रांजिएंट फिनोमिना में रहता है. ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट इज बाउंड टू एंजाइम का एक्टिव साइड, क्या बोल रहा है कि एक्चुअली में क्या बोल रहा है, देखो कि ड्यूरिंग द स्टेट वेयर द सबस्ट्रेट इज बाउंड टू एन एंजाइम, उसको क्या बोला जाता है, जहाँ पे एक्टिव साइड में क्या होता है, ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट इज बाउंड टू एंजाइम, जो एक्टिव साइड होता है, न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट कॉल्ड एज द ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म. जैसे कि मैंने बताया एंजाइम सबस्ट्रेट बनता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट. ठीक है, वेरी सुन आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग इज कम्प्लीटेड, द प्रोडक्ट इज रिलीज. यहाँ पे बॉन्ड बनता है, टूटता है, जो पुराने रिश्ते टूटते हैं, नए रिश्ते बनते हैं, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. प्रोडक्ट रिलीज होता है कहाँ से, एक्टिव साइड से, ऑफकोर्स क्योंकि सबस्ट्रेट लगाई तो एक्टिव साइड पे था. इन अनदर वर्ड, हम अलग भाषा में बोल सकते हैं क्या, द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट, एंड द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो
थ्रू सो कॉल्ड, भाई मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट तो बन ही रहा है, लेकिन हमारा जो ये प्रोडक्ट है सबस्ट्रेट को ना एक बोलते ना एक रास्ते से जाना पड़ेगा। वो रास्ता क्या है? वो रास्ता क्या है? देखो, वो रास्ता बड़ा ही सुनहरा रास्ता है, उस रास्ते को हम ट्रांजिएंट स्टेट बोलते हैं, ठीक है। ओके, ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर, जैसे कि हमने बोला कि बड़ा ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं क्योंकि रियल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देयर कुड बी मैनी मोर ऑल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट, कि बहुत सारे और भी स्ट्रक्चर स्टेट होंगे ये प्रोसेस में, बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। Implicit in this statement is the fact that all other intermediate structures are unstable, कि देखा जाए तो बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते होंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट कन्वर्जन में, लेकिन बाकी ना बड़े ही हाईली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस ऑफ अ मॉलिक्यूल और अ स्ट्रक्चर, कि भाई स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आप इसका स्टेबिलिटी का मतलब समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी, याद रख लेना, बिकॉज यू आर अ साइंस स्टूडेंट नाउ। Hence, when you look, मतलब इसी की वजह से कि when you look at a pictorially through a graph, it look like something as in the figure। ये important है समझना आपके लिए, ठीक है। ये डायग्राम को समझते क्वेश्चंस आते हैं भाई, इस पे आपको केमिकल काइनेटिक्स जब आप पढ़ोगे ना उस पर भी बड़े क्वेश्चंस आएंगे। क्या आप देख रहे हो कि सबसे पहले जो हमारे पास सबस्ट्रेट था उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ थी, उसके पास कुछ एनर्जी थी, ठीक है। उसने क्या किया? सबस्ट्रेट ने एंजाइम के साथ मिक्सअप में, देखो एक्टिवेशन एंजाइम विद एंजाइम्स, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम एंड एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। यहाँ पे सबस्ट्रेट है वो क्या गया 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 और हाईली अनस्टेबल, जिसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और भी ज़्यादा है, उसने क्या किया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, देन बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज और इतना ज़्यादा स्टेबल बन गया कि वो एक प्रोडक्ट का निर्माण कर दिया उसने। देख रहा हूँ कि आपको पता है कि जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी ज़्यादा अनस्टेबल, भाई ठीक है, जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी ज़्यादा अनस्टेबल, उतना जल्दी वो ब्रेक होकर अपनी स्टेबिलिटी को अटेंड करना चाहेगा। तो आप देख रहे हो ना कि एक्टिवेशन विद एंजाइम, कि एंजाइम क्या करता है? अपनी एक्टिवेशन, ये जो बैरियर है एक्टिवेशन बैरियर को जल्दी क्रॉस करने में हेल्प करता है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे कि देखो क्या दिख रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम देख रहे हो कितना ज़्यादा उसकी एनर्जी, कितना लंबा रूट उसको कंप्लीट करना पड़ता है जस्ट टू रीच अ प्रोडक्ट। देखो दोनों का प्रोडक्ट तो सेम है, लेकिन एक बहुत ही शॉर्टेस्ट पाथ से आ रहा है, दूसरा बहुत ही लॉन्गेस्ट पाथ से आ रहा है। इसी की वजह से एक्टिवेशन जो एंजाइम करवाता है ना बहुत ही क्रूशल हो जाता है, बिकॉज विदाउट एंजाइम उसको बहुत ही ज़्यादा पाथ लेना पड़ जाता है, और दैट इज़ वाई जो उसका आउटपुट है, जो उसका रेट है पर यूनिट टाइम, वो बहुत ही डिक्रीज हो जाता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई हमें एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। वो ट्रांजिशन स्टेट बता रहा है जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है जब एक केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे ग्राफ देख रहे हो, ग्राफ कंटिन्यूएशन वाला ग्राफ है, यानी बीच में और भी बहुत सारे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनते होंगे, बट वो हाईली अनस्टेबल होता है। सबसे ज़्यादा अनस्टेबल वाला एक ही पार्ट होता है जो ट्रांजिशन स्टेट होता है, ठीक है। अभी इसी का जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया ना, उससे कोई बोलते ना सुनहरे शब्दों में इंग्लिश वर्ड में लिखा गया। तो वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि ये वाई एक्सिस था जो पोटेंशियल एनर्जी को डिटरमाइन करता है। हमें तो दिख ही नहीं रहा था, लेकिन आपको याद रखना कि वाई पे पोटेंशियल है एंड एक्स पे प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन है। द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और द स्टेट थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट। यू वुड नोटिस टू थिंग्स, कि आपको ना देखने में दो बड़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी पैराग्राफ से, ये डायग्राम से। क्या है वो दो चीज़? द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। देख रहे हो ना कि सबस्ट्रेट का एनर्जी कितना ज़्यादा था और प्रोडक्ट का कितना कम, दिख रहा है आपको वो, ठीक है। इफ P इज एट द लोअर लेवल देन S, द रिएक्शन इज कॉल्ड एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कि अगर सबस्ट्रेट बहुत ही नीचे है, उसकी एनर्जी बहुत ही कम होगी, यानी कि उसने कुछ एनर्जी रिलीज किया होगा। एनर्जी जितना रिलीज करेगा उसकी एनर्जी उतनी कम होते जाएगी, उतना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, हम उसको ऐसे रिएक्शन को क्या बोला जाता है? एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब एग्जिट करना, कुछ चीज़ को छोड़ना। तो यहाँ पे वो क्या छोड़ता है? अपने अंदर की एनर्जी को छोड़ता है, ठीक है। एंड दैट इज वाई जो प्रोडक्ट का एनर्जी होता है बहुत ही कम हो जाता है। वन नीड नॉट टू सप्लाई एनर्जी इन ऑर्डर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट बाहर से नहीं डालना पड़ता है, वो रिएक्शन इंटरनली अपना एनर्जी रिलीज करवा के पूरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। हाउएवर वेदर इट इज एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और एंडोथर्मिक और एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन, the substrate has to go through a much higher state called as the transition state। कि भाई रिएक्शन कैसे भी हो, एंडोथर्मिक हो जिसमें हमें बाहर से हीट देनी पड़ती हो, जिसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हीट देने के बाद ही होता होगा,
कोई भी हो, एंडोथर्मिक हो, एक्सोथर्मिक हो, ट्रांजिशन स्टेट जो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट दोनों से हायर लेवल पे होता है उस स्टेट से तो गुजरना ही पड़ता है, भले ही वो रास्ता लंबा हो या छोटा हो। अगर लंबा है तो यानी वहाँ पे एंजाइम्स का यूज नहीं हुआ है, बट अगर लंबा नहीं छोटू सा है तो वहाँ पे क्या होगा, रास्ता छोटा होगा लेकिन ट्रांजिशन स्टेट से गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है, द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ एस फ्रॉम दैट ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, देखो डायग्राम में आओ, देखो ये दोनों, ये डिफरेंस देख रहे हो, मतलब इतना उसको एक्टिवेट करने में लग रहा हो, दैट इज नथिंग बट एन एक्टिवेशन एनर्जी। आपको दिख रहा है? ओके, मतलब रफ करके बहुत ज्यादा गंदा हो गया, राइट? ओके, दिख रहा है आपको? ओके, आई होप इट्स विजिबल राइट नाउ। नहीं दिख रहा, नाउ इट्स विजिबल। ठीक है, देख रहे इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए एक सबस्ट्रेट को अपने ट्रांजिशन स्टेट में लाने के लिए, देन उसके बाद ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना, ये तो दैट्स बोले स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसमें थोड़ी सी हमें वो बोलते हैं ना, थोड़ा सा एफर्ट पुट ऑन करना पड़ता है। और ये था क्या था, कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स क्या बोल रहा है इसमें, देखो एंजाइम्स इवेंचुअली ब्रिंग डाउन, क्या करते हैं, इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन एस टू पी मोर इजी। कि एक्टिवेशन एनर्जी जो आपने देखा था वो उसको कम कर देता है, मतलब रूट को छोटा कर देता है। ऑफकोर्स आपको फॉर एग्जाम्पल आपको स्कूल जाना है, स्कूल के दो रास्ते, एक लॉन्ग कट एक शॉर्ट कट है, तो आप प्रेफर तो शॉर्ट ही कट करोगे ना, लॉन्ग कट क्यों करोगे? ऑफकोर्स राइट, ये हमने लिए ईजी है, तो ये ईजीनेस करवाने का काम हमारा एक्टिवेशन एनर्जी का ही है। सेम उसको भी लाइफ में शॉर्टकट चाहिए, राइट? अब समझते हैं कि ना नेचर क्या होता है एक एंजाइम का, इंपॉर्टेंट है। एंजाइम का नेचर क्या होता है, जैसे कि ह्यूमन के नेचर होते हैं अच्छा बुरा भोला भाला, वैसे में एंजाइम्स का क्या होता है, ईच एंजाइम हैज अ सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट्स in its molecules so that highly reactive enzyme substrate complex is produced। हम सबको भी तो पता ही चल गया हो कि एंजाइम्स के अंदर एक पॉकेट होता है जिसको हम एक्टिव साइट बोलते हैं, जहाँ पे सबस्ट्रेट आता है, मिलन होता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड एंड डिसोसिएट इनटू प्रोडक्ट। ये शॉर्ट लिव्ड होता है, हाईली एनर्जेटिक होता है, इसी की वजह से डिसोसिएट हो जाता है प्रोडक्ट में। एंड अनचेंज एंजाइम विद एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब क्या होता है कि जब ये प्रोडक्ट में बन जाता है ना, तो एंजाइम वापस से फ्री हो जाता है और रेडी टू अगेन यूज हो जाता है। इंपॉर्टेंट सारी चीज़ है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे ना बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि पहले एंजाइम आया, सबस्ट्रेट आया, उससे क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। अच्छे से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होगा, जो भी बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग होगा वो होगा, प्रोडक्ट अपना अलग निकल जाएगा जो डिजायर प्रोडक्ट, और एंजाइम अनऑल्टर्ड रेडी टू यूज अगेन वापस निकल जाता है। देख रहे हो एंजाइम्स कितना मल्टीवर्स्ड है, वो काम करते जाएगा अपने आप को चेंज भी नहीं करेगा। प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बना दिया, ही इज रेडी टू अगेन मेक अनदर प्रोडक्ट। वाओ, वी शुड लर्न फ्रॉम एंजाइम, राइट? द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप्स दिए हुए इंपॉर्टेंट सी चीजें याद रख लेना, स्टेप्स पे भी क्वेश्चन आएंगे। अगर आपकी सिलेबस में भी असर्शन रीजनिंग का जो बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गया, तो आपको हर वर्ड हर सेंटेंस पे बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस करना पड़ेगा। फर्स्ट क्या बोल रहा था, सबस्ट्रेट बाइंड, जैसे कि प्रोसेस बताया कि एंजाइम है, सबसे पहले सबस्ट्रेट आएगा, उसकी एक्टिव साइट पे आके फिट करेगा एक्टिव साइट के अंदर और मॉडिफिकेशन शो करेगा। द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूसेस एंजाइम टू ऑल्टर इट्स शेप्स, फिटिंग मोर टाइटली अराउंड अ सबस्ट्रेट। तो ये आता है एंजाइम इसकी पॉकेट में आके शेप होता है, हल्का सा एंजाइम जो होता है ना अपना शेप बदल लेता है कि बाकी जो सबस्ट्रेट है ना वो मुझसे बोलते हैं ना मेरी तरफ अट्रैक्ट ना हो, इसके जो अपना हल्का सा बोलते हैं शेप को चेंज कर लेता है और सबस्ट्रेट के साथ और भी टाइटली फिट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम नाउ in close proximity of a substrate break the chemical bond of the substrate and the new enzyme product complex is formed। कि एंजाइम से सबस्ट्रेट बहुत टाइटली एक दूसरे अटैच होते हैं, तो क्या होता है न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, न्यू और पुराने बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाते हैं, और इससे क्या होता है एट द एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और एंजाइम अपना अलग सा निकल जाता है। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या बोल रहा है, फोर्थ स्टेप बोल रहा है कि द एंजाइम रिलीज्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अ सबस्ट्रेट एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन। प्रोडक्ट बना दिया, एंजाइम्स अगेन वापस रेडी है ताकि दूसरे सबस्ट्रेट से जुड़ सके, अगेन वो कैटालिटिक साइकिल में वापस आके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके। वेरी मल्टी यूज्ड, राइट?
अब मैंने बोला कि फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कहीं भी फैक्टर आ गया टेम्परेचर का जिक्र तो होना ही होना है। आप फिजिक्स पढ़ो, आप केमिस्ट्री पढ़ो, किधर भी, नॉट ओनली इन बायो बट इवन इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, आपको अगर फैक्टर अफेक्टिंग समथिंग आ गया तो टेम्परेचर होगा ही होगा, ठीक है, याद रखना, दिस इज अ ट्रिक, इंपॉर्टेंट चीज है। The activity of enzyme can be affected by change in condition which can alter the tertiary structure for protein। कि बाहर के environment के changes के अकॉर्डिंग में हमारे एंजाइम की एक्टिविटी लूज हो सकती है, जो इतना क्रूशल है, जो हमारे रिएक्शन को कितना फास्ट इनफ कर सकता है, उसमें भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब भी कंडीशन चेंज होती है तो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी चेंज होता है। ऑफकोर्स आप अपना एग्जांपल ले लो, आप भी तो चेंज होता है, जब ठंडी होती है तो यू हैव लाइक स्वेटर्स, देन जितने भी गर्म कपड़े, यू हैव ऑल ऑफ दैट। ऑन दी अदर हैंड जब वेकेशन हो, जब समर वेकेशन चालू हो या समर का टाइम हो, यू आर कम्प्लीटली अपोजिट, दैट मीन्स आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका जो फिनोमिना है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है जो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। These include temperature, pH, change in substrate concentration or the binding of specific chemical that regulates its activity। टेम्परेचर तो एक बात हो गया, यहाँ पे और भी डिफरेंट बातें इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे कौन सा फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम है, 4 ऑप्शन दे देंगे, ऑल ऑफ द अबव दे देंगे। अगर आपको नहीं आया, कंफ्यूजन हुआ तो 5 मार्क्स गए। टेम्परेचर, पीएच, ये याद रखना, फर्स्ट वन इज टेम्परेचर, पीएच, change in substrate concentration और binding of specific chemical that regulates its activity, important है, ये 4th वन है, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं कि कैसे वो अफेक्ट डालता है हमारी एंजाइम की एक्टिविटी को। सबसे पहले आ गया टेम्परेचर एंड पीएच, ठीक है। क्या बोल रहा है? एंजाइम जनरली फंक्शन इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड फंक्शन। बड़े ही स्पेसिफिक होते हैं हमारे एंजाइम्स, एक दायरे में ही काम करेंगे। Each enzyme shows its highest activity at a particular temperature and pH are called as optimum temperature and optimum pH। कि जो एंजाइम होता है बड़ा ही स्पेसिफिक होता है, वो इसी टेम्परेचर में अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पाएगा। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे एंजाइम अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पाता है, उस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं या तो ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच, ठीक है। एक्टिविटी डिक्लाइंस बोथ बिलो एंड अबाउट द ऑप्टिमम वैल्यू, कि इतना स्पेसिफिक है कि अगर ऑप्टिमम वैल्यू से नीचे भी टेम्परेचर रहा या ऊपर टेम्परेचर रहा, दोनों कंडीशन में वो काम नहीं करेगा, वो अपनी बेस्ट एफिशिएंसी शो नहीं करेगा। लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम इन अ टेम्पररी इनएक्टिव स्टेट्स। अगर लो टेम्परेचर हो गया तो इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा एंजाइम, और जहाँ वहीं अगर हाई टेम्परेचर होगा तो उसके एंजाइम की एक्टिविटी करने की क्षमता ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बिकॉज हमने पढ़ा था कि जो एंजाइम है वो प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं। आपको पता है कि प्रोटीन जो होता है वो इजीली डीनेचर हो जाते हैं बाय हीट, डीनेचर यानी कि खराब हो जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। प्रोटीन की लाइफ में उनका स्ट्रक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनकी एक्टिविटी उनके स्ट्रक्चर से ही डिफाइन होती है। डीनेचर हो जाना यानी कि कहीं ना कहीं खराब हो जाना, ठीक है। ये हमारा था क्या? हमारा था पहला रीजन जहां पे एंजाइम की एक्टिविटी कम हो सकती है। दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इंपॉर्टेंट सी चीज है, क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं। क्या बोल रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। कैसे करता है? विद इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेज एट फर्स्ट। कि जैसे कि सबसे पहले समझो बहुत सारे 50 एंजाइम्स हैं और आपने क्या किया, पहले 10 रखा, 10 सबस्ट्रेट रखा, फिर 20 रखा, फिर 30 रखा, फिर 40 रखा। ऐसे ना आप क्या करो, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, तो जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगी, एंजाइम तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, उससे क्या होगा, प्रोडक्ट का निर्माण पहले तो बड़ा ही बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन आप अगर मैं बोलूँ कि इसको मैंने रीच करते गई 50 कर दिया, देन क्या होगा? 50 में ऑफकोर्स 15 एंजाइम से 15 सबस्ट्रेट एक मैक्सिमम आ जाएगा। सबसे पहले इंक्रीज होते होते आपको दिख रहा है, ओके, यहाँ पे बनाती हूँ, इंक्रीज होते गया 50 आ गया, मतलब मैक्सिमम जितने एंजाइम थे उतने सबस्ट्रेट थे, पूरा हो गया। ऑफ कोर्स फिर हम कितना भी सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते रहे, प्रोडक्ट का तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा नहीं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। द रिएक्शन अल्टीमेटली रीच अ मैक्सिमम वेलोसिटी, जिसको Vmax बोलते हैं, which is not exceeded by any other further rise in concentration of substrate। जैसे कि मैंने आपको एक कंडीशन बताया कि इनिशियली मेरे पास 50 एंजाइम थे, मैं सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ा रही थी, उस हिसाब से क्या हो रहा था, प्रोडक्ट भी बढ़ रहा था। लेकिन एक टाइम आएगा कि सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों इक्वल हो जाएंगे, वो उनका मैक्सिमम पॉइंट होगा। फिर मैं कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा दूं, अगर एंजाइम हो ही ना तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं बढ़ेगा, ऑफकोर्स, राइट। दिस इज बिकॉज एंजाइम मॉलिक्यूल आर फ्यूअर, एंजाइम मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे और सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड आफ्टर सैचुरेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल देयर आर नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल टू बाइंड विद एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। वही बोल रहा है कि अगर एक बार उसके बोलते ना अमाउंट को एक्सीड कर दिया कि एंजाइम्स इतने में सबस्ट्रेट बढ़ाते गई, तो उससे बाइंड करने वाला कोई बच ही नहीं पाएगा, एंड दैट इज वाई प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। समझ सकते हो ना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 पेस्ट्रीज है, पहले एक दोस्त आया तो आपने 1 दिया, 2 दोस्त आए तो 2 दिया, 3 आए, 4 आए, इसके अकॉर्डिंग देते गए। लेकिन ऑफकोर्स अगर 10 आ गए
अगर 11वां अगर उसको आप दे नहीं पाओगे यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई। दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल थिंग, एंजाइम्स के टर्म्स में भी ऐसे ही होता है। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज ऑल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल दैट बाइंड टू एंजाइम। बहुत से पता है दुश्मन होते हैं जो एंजाइम को डिस्ट्रॉय करने में होते हैं कि सब्सट्रेट उससे बाइंड ही ना कर पाए, उन दोनों के बीच का एक दुश्मन। कि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इन दोनों के बीच का जो बोलते हैं ना सबस्ट्रेट बॉन्डिंग, एंजाइम सबस्ट्रेट बॉन्डिंग को तोड़ना चाहते हैं और उसमें बहुत बार सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। यहाँ पे देखो ये डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम्स क्या, देखो डायग्राम्स को समझो, डायग्राम्स में क्वेश्चन आते हैं। ये ग्राफ है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ। पहले फर्स्ट ग्राफ को समझते हैं। फर्स्ट ग्राफ है एंजाइम की एक्टिविटी और पीएच के ऊपर। क्या फर्स्ट मैं पहले पीएच बढ़ाऊंगी एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, सबस्ट्रेट बढ़ेगा। ऑफकोर्स एक टाइम आएगा कि एंजाइम अपनी कैपेसिटी को क्रॉस कर लेगा और उसके बाद वो अपनी एक्टिविटी को लूज करता जाएगा। उससे क्या होगा, एक्टिविटी जो उसकी जो एक्टिविटी करने की क्षमता है, प्रोडक्ट बनाने की जो क्षमता है वो डिक्रीज होती जाएगी। सिमिलरली टेम्परेचर पे जो मैंने अभी जस्ट समझाया कि टेम्परेचर सबसे पहले मेरे पास टेम्परेचर है, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें जो सबस्ट्रेट है उसके ऊपर टेम्परेचर नहीं झेल पाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा और क्या होगा, अपना जो प्रोटीन बनाने का जरिया है, जो प्रोडक्ट बनाने का जरिया है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेलोसिटी क्या बोल रहा है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, वी मैक्स मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी। ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होगा, एंजाइम की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, यहाँ पे एंजाइम की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। अब यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। ऑफ कोर्स दोनों जो हमने ग्राफ देखा उसमें देखा कि एंजाइम की मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई। ऐसा पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी बाय 2 होता है उसको हम केम बोलते हैं। एक नया नाम दे दिया कि एक साइंटिस्ट से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट है, पता चलेगा ना कि भाई इतने में हाफ हुआ है तो और कितने में हाफ होगा। दैट इज वाई हाफ द वेलोसिटी इज इंपॉर्टेंट, जिसको हम नाम देते हैं केम, ठीक है। केम क्या है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कैसे बढ़ता है, वेलोसिटी कैसे बढ़ता है, हम सब समझेंगे अभी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो बाधा डालने का काम करते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को बनने नहीं देते, ऐसे को हम बोलते हैं इनहिबिशन। जैसे हमारे टर्म्स में आंटीज होती है, कुछ रिलेटिव्स होते हैं, बायोलॉजी के टर्म में इनहिबिटर होते हैं, इनहिबिटर्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एंड द केमिकल इज कॉल्ड एज इनहिबिटर। व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। आपने देखा ना पुराने सीरियल्स में दुल्हन ही बदल देते मंडप में। सिमिलरली इनहिबिटर क्या करता है, अपनी शक्ल इस हिसाब से बना लेता है कि वो सबस्ट्रेट की जगह पे खुदा के बैठ जाता है और एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। इट इज नोन एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। जैसे कि आपने देखा होगा जो सीरियल्स में होते थे कि 2 लड़कियां compete कर रही है फॉर 1 पर्सन और मंडप में हो जाती है चेंज, वाह सो थ्रिलिंग। सिमिलरली बायो में भी कुछ वैसे ही होता है, आई थिंक सो इनसे इंस्पायर्ड हो, ठीक है। Due to its close structural similarity with the substrate, the inhibitor compete with the substrate for a substrate binding site. उससे क्या हो जाता है, सिमिलैरिटी हो जाते हैं, एंजाइम इनहिबिटर बन जाता है, बेचारा सबस्ट्रेट इससे compete करने में लगा हुआ रहता है। Subsequently क्या होता है, subsequently the substrate cannot bind and as a result the action declines. इनहिबिशन ऑफ, जैसे कि एग्जांपल दिया कि इनहिबिट कौन करता है, सक्सीनेस डिहाइड्रोजिनेस का जो वर्क है वो कौन इनहिबिट करता है, मेलोनेट, which closely resembles the substrate succinate in structure. Such a competitive inhibitor are often used in a control of bacterial pathogen. Okay. इससे क्या होता है, देखो ऑफ कोर्स अगर एंजाइम के साथ इनहिबिटर जुड़ेगा तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, बेचारा सबस्ट्रेट ऐसे ही रह जाएगा तो प्रोडक्ट का निर्माण घट जाएगा। इससे क्या होगा, डिक्लाइन होगा एक्शन में। एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये आप समझो कि सक्सीनेस डिहाइड्रोजिनेस कैसा होगा रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। तो एक सबस्ट्रेट है सक्सीनेस डिहाइड्रोजिनेस, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि एक ना सबस्ट्रेट है, समझते ही लाइन को इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि एक है जिसका नाम है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस जो कन्वर्ट होता है सक्सीनेट में। इसके लिए ना एक एंजाइम्स होती हैं, लेकिन वो एंजाइम को ना रिप्लेस कर देता है हमारा मेलोनेट, आके ना क्या करता है, मेलोनेट इससे जुड़ जाता है और क्या होता है, सब जो है ना ये कन्वर्ट ही नहीं हो पाता है, इससे पॉइजन हो जाता है और वो सेल की डेथ हो जाती है, ठीक है। ऐसे देखा जाए, ऑफकोर्स हम साइंटिस्ट हैं, हर बुरी चीज़ से हम जुगाड़ निकालने की कोशिश करते हैं, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यही कंपटीशन में क्या कर दिया, बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करने के लिए हमने इसी मेथड को यूज़ किया। इसी मेथड को कैसे यूज़ किया, ऑफकोर्स फॉर एग्जाम्पल ब्रेड है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल, ठीक है, समझो यहाँ पे मैं लेट मी रेज दिस ताकि मुझे स्पेस मिल जाए थोड़ा। अब समझो ना मेरे पास ना ब्रेड है, ब्रेड पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है, खाना खा रहा है, मतलब वहाँ यहाँ से फूड ले रहा है और ग्रो कर रहा है, फूड ले रहा है ग्रो कर रहा है, फूड ले रहा है ग्रो कर रहा है, फूड ले रहा है ग्रो कर रहा है। व्हाट इफ मैंने एक ऐसे को डाल दिया कि वो फूड खाने की जगह पे वो ना एक पॉइजन खा ले जो रिजेंबल करता हो ब्रेड के साथ ही, तो क्या होगा, बैक्टीरिया तो नहीं सब बहुत ही चूजी है कि नो आई वांट हैव दिस ब्रेड ओनली, ऑफ कोर्स कुछ भी खा लेगा। अगर मैंने ये खा लिया तो क्या होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ मरते जाएंगे, खत्म होते जाएगा, उनकी कॉलोनी एट द एंड क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी।
साइंटिस्ट को लिटरली साइंटिस्ट नो वन कैन बीट साइंटिस्ट फॉर श्योर। देख रहे हो ना, इतनी बेकार सिचुएशन में जहाँ पे मंडप में दुल्हन चेंज हो रही है, उसी मेथड को यूज करके यहाँ पे क्या हुआ, बैक्टीरियल पैथोजन्स के अकॉर्डिंग हमने उसके कंट्रोल कर दिया। दैट्स सो अमेजिंग इजंट इट। अभी हम समझते हैं क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स हमारी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट, कुछ एग्जांपल्स भी तो पते होने चाहिए ना, कब से हम समझ रहे एंजाइम्स ये होते हैं, इतनी तारीफ समझी, वो हमारा स्पीड इंक्रीज कर देता है, साइंटिस्ट के बारे में तारीफ सुनी, अब खुद का एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। ठीक है, ये याद रखना कि वो कॉम्पिटिटर की तरह यूज होते हैं फॉर द बैक्टीरियल पैथोजेंस, इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स की thousands of enzyme have been classified, discovered हुआ है, isolate हुआ है, स्टडी की गई है उसकी। ठीक है, most of these enzyme have been classified into different group based on the type of reaction they catalyze। कि बहुत सारे डिस्कवर हुए हैं, वो किस रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं उसके बेसिस पे हमने जो एंजाइम है उसको क्लासीफाई किया हुआ है। एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। याद रखना, हाँ ये 6 याद रखना कि एंजाइम्स को 6 क्लासेस में डिवाइड किया है। हर एक के पास कहीं ना कहीं 4 से लेकर 13 सब क्लासेस है एंड नेम्ड अकॉर्डिंगली बाय 4 डिजिट नंबर्स। कि बोलते हैं ना, जैसे कि आपका किसी का नाम होगा डिजिट वाइज नंबर, जैसे रोल नंबर होता है कि 2 वर्ड आपको रोल नंबर डिफाइन करेंगे। सिमिलरली अगर एक एंजाइम है बायो के टर्म में, तो हम डायरेक्टली नाम नहीं ले सकते क्योंकि लाखों हजारों एंजाइम्स हैं, तो हमने उसका 4 डिजिट्स के नेम से उसे क्या किया गया, असाइन किया गया, ताकि ये 4 डिजिट उसके काम को कैसे ओरिजिनेट हुआ है, वो किस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, उस वे से डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब बोल रहा है जैसे कि फर्स्ट आ गया ऑक्सीडोरिडक्टेज, जिसका दूसरा नाम है हाइड्रोजनेज। मैं बता रही हूँ हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं, हम ना हमेशा ऑक्सीडोरिडक्टेज याद रखते हैं, डिहाइड्रोजनेज नहीं रखते हैं। भाई एनटीए भी बहुत शातिर है, वो क्या करता है डिहाइड्रोजनेज के नाम से क्वेश्चन पूछ लेता है और हम सब वहाँ पे लेट जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। एंजाइम विच कैटेलाइजेस ऑक्सीडोरिडक्शन बिटवीन 2 सबस्ट्रेट, जैसे कि एक है, जैसे कि देखो ना ऑक्सीडोरिडक्टेज खुद ही नाम रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। मतलब ये एंजाइम ये है कि वो क्या करता है, सबस्ट्रेट होता है ना, उनके बीच में ना हेराफेरी करता है, किसका, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। इसकी वजह से इसका नाम रहा है ऑक्सीडोरिडक्टेज। ऑक्सीडेशन भी करवाता है, रिडक्शन भी कराता है। डिहाइड्रोजनेज भी नाम दिया जाता है, जैसे कि फर्स्ट है इसको रिड्यूस करवाना है, इसको ऑक्सीडाइज हेराफेरी कर देता है, इसको ऑक्सीडाइज करवा देता है, उसको रिड्यूस करवा देता है। इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ ट्रिक, कम से कम देखो ऑथ लिल याद रख लो, ये ऑक्सीडोरिडक्टेज जो अभी हमने पढ़ा। दूसरा है ट्रांसफरेज। क्या होता है ट्रांसफरेज, ऑफ कोर्स ट्रांसफरेज नाम ही बता रहा है, कुछ चीज ट्रांसफर करवाता है। एंजाइम कैटेलाइजिंग अ ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप, जैसे कि ग्रुप ले लिया G अदर देन हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, असर्शन में आ सकता है, याद रखना। बिटवीन अ पेयर ऑफ सबस्ट्रेट S और S डैश, 2 सबस्ट्रेट है, S डैश है और S के पास G है, तो क्या करता है ये एंजाइम ट्रांसफरेज, ये जो G है ना वो ट्रांसफर कर देता है S डैश के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया S से, वहाँ पे कुछ और अल्फाबेटिकल ऑर्डर दे देंगे, कुछ और अल्फाबेटिकल यूज कर लेंगे, एंड आप कंफ्यूज मत होना। ट्रांसफरेज का मतलब क्या है, तो कोई चीज को ट्रांसफर करवा देना, लेकिन वो हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज है, मार्क कर लो। हाइड्रोलिस क्या होता है, एंजाइम कैटेलाइजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, पेप्टाइड, ईथर, ग्लाइकोसिडिक, C सिंगल बॉन्ड C हेलाइड, PN हेलाइड। हाइड्रोलिस का मतलब ना पता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ वो होता है, मतलब कोई भी जैसे COC इसको ब्रेक करता है थ्रू वाटर से ब्रेक करेगा तो क्या होगा, देखो ना यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ से ये वाटर निकल जाएगा और C बॉन्ड अलग हो जाएंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब देखो ना पानी से रिलेटेड है, यानी कि कुछ चीज को ब्रेक करता है। लिसिस का मतलब ब्रेक करना, एंड हाइड्रो विद द हेल्प ऑफ वाटर। लाइसिस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस है कि एंजाइम ऐसा एंजाइम दैट कैटेलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस लीविंग द डबल बॉन्ड। याद रख लेना कि इसमें भी क्या होता है, कोई चीज को निकालता है, लेकिन ऊपर वाला क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ वाटर। यहाँ पे होता है वाटर के थ्रू नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे, सिंगल इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे क्या है, लिविंग डबल बॉन्ड, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ही होगा। यहाँ पे ये भी क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस ही करता है, ब्रेकिंग ही करता है, लेकिन जो तरीका हाइड्रोलिसिस में होता है उससे तरीका नहीं होता है, इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दूसरा है आइसोमरेज, इंक्लूड ऑल एंजाइम कैटेलाइजिंग
इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल एंड पोजिशनल आइसोमर्स। ये ना आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ोगे कि आइसोमरेज क्या करवाता है। आइसोमर्स ना क्या करता है, ऑप्टिकल एंजाइम एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, इंटर कन्वर्जन करवाता है किसके किसके बीच में, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल एंड पोजिशनल आइसोमर्स के अंदर। आई डोंट थिंक सो इसमें हमें डिटेल में जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर डिटेल एक्सप्लेनेशन अंटिल अनलेस आप ऑर्गेनिक नहीं पढ़ोगे इसमें समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। दूसरा है लाइगेजेस। देखो ये दोनों वर्ड डिफरेंट है, हाँ, लेट मी क्लियर ऑल दिस वर्ड, दोनों वर्ड डिफरेंट है, याद रखना, ठीक है। एक है लाइगेजेस और दूसरा है लाइगेजेस, प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है, वर्ड्स भी डिफरेंट है, याद रखना, दोनों का डेफिनेशन भी बड़ा ही डिफरेंट है। एंजाइम कैटेलाइजिंग द लिंकिंग ऑफ टुगेदर टू कंपाउंड, फॉर एग्जांपल जहाँ पे जॉइनिंग होता है CO का, CS का, CN का, PO का एक्सेट्रा, उसी बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं, लाइगेज। ऑफ कोर्स ना, जोड़ने को लाइगेज, लाइएज का मतलब ब्रेकिंग होता है, ठीक है, देख लेना, दोनों का वर्ड डिफरेंट है। लाइगेज यानी कि जोड़ना, एक C है एक O है, दोनों बेचारे अलग अलग है, उन दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा, हमारा लाइगेज। ये ऐसा एग्जाम्पल है। तो ये सारी चीज़ों को समराइज करते हुए याद रखना, ऑथ लिल इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइगेज, आइसोमरेज एंड लाइगेजेस, ठीक है, समझ में आ गया। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक समझ के याद रख लो, बहुत ही हेल्पफुल होगा ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या, जैसे को स्टार्स होते हैं, कोफैक्टर्स भी वैसे ही एक नाम है जो एंजाइम्स को ना बड़ा ही हेल्पफुल होता है, ठीक है। किस वे में हेल्पफुल होता है हम समझते हैं। कोफैक्टर क्या होता है, देखो, एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन। हमें पता है कि एंजाइम प्रोटीन है, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन है। हाउएवर देयर आर नंबर ऑफ केसेस इन विच नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट कॉल्ड एज कोफैक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली बात तो ये आ गया कि जो कोफैक्टर है वो नॉन प्रोटीन पार्ट है, आर बाउंड टू एन एंजाइम टू मेक एंजाइम्स कैटेलिटिकली। इंपॉर्टेंट क्या कि एंजाइम अपना काम कर रहा है, लेकिन एंजाइम तो प्रोटीन वाला पार्ट है। एक और चीज आती है कोफैक्टर, जो तो होता तो नॉन प्रोटीन पार्ट है, लेकिन एंजाइम से जुड़ता है। क्यों जुड़ता है, ताकि उसकी एक्टिविटी को बढ़ा सके। तो क्या बोल रहा है कि देखो, इन दिस इंस्टेंसेस जब भी एंजाइम और हमारे साथ जुड़ता है कोफैक्टर, ये क्या करता है, एंजाइम की जो प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर्टी के अंदर एनहांसमेंट, चार चांद लगाने का काम करता है। ऑफ कोर्स इसमें जो एंजाइम वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम, और जो कोफैक्टर होता है वो तो कोफैक्टर ही होता है, जिसको हम कोएंजाइम्स ही बोलते हैं, कोफैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तीन काइंड ऑफ कोफैक्टर हमने डिफाइन किया हुआ है, एक को बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा होता है कोएंजाइम और तीसरा होता है मेटल आयन। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द कोफैक्टर एंड कोएंजाइम। कोफैक्टर तो उसका जो अटैच होता है, कोफैक्टर का ही सब ग्रुप है कोएंजाइम, याद रखना, ठीक है। कंफ्यूजन बहुत होता है ऑप्शंस के अंदर, तो मेक श्योर दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। प्रोस्थेटिक ग्रुप आर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कोफैक्टर। अभी हम कोफैक्टर को और भी डिटेल में समझते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप ना एक कोफैक्टर का ही सब ग्रुप है, ये थोड़ा सा अलग है दूसरे कोफैक्टर के अंदर। क्यों, क्योंकि प्रोस्थेटिक ग्रुप की खासियत है, क्या खासियत है कि दे आर टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम। एपो एंजाइम जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है, बड़ा ही अलग है भाई प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐसा कोफैक्टर है जो हमारे कोएंजाइम, एपो एंजाइम के साथ बड़े ही टाइटली बाउंड होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भी दिया है भाई, इसका एग्जाम्पल है इसका ना, हमारे जो कोफैक्टर्स का एग्जाम्पल बड़े ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पेरोक्सीडेज एंड कैटेलेज which catalyzes the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen. Heme is a prosthetic group and it's also the part of active side of an enzyme. बड़ा ही दो इंपॉर्टेंट सा आ गया, दो इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट करेंगे हम अभी। जस्ट मेरे साथ आप भी हाईलाइट करो कि जब भी आप एनसीईआरटी खोलो दैट शुड बी लाइक, वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हो कि भाई मैं इंपॉर्टेंट हूँ, पढ़ ले, ठीक है। लेट मी हाईलाइटेड, बोल रहा है कि पेरोक्सीडेज एंड कैटेलेज जो कैटेलाइज करते हैं, ये क्या है, कोफैक्टर्स है। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करता है वाटर एंड ऑक्सीजन में। एक और एग्जांपल है कि हेम ना, जो हीमोग्लोबिन का जो हीम है वो एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है और एंड इट्स अ पार्ट ऑफ एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम। और एक एंजाइम मैंने बोला था कि एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, एंजाइम के अंदर पॉकेट्स होती है, उसका एक्टिव साइड होता है। लेकिन हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीम एक तो पहले बात कोफैक्टर है, हीम तो कोफैक्टर है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, उसके अंदर ही एक्टिव साइड हमें देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि
कोएंजाइम्स आर, दूसरा पहला प्रोस्थेटिक ग्रुप पढ़ लिया और दूसरा पढ़ेंगे कोएंजाइम, जो कोफैक्टर का अगेन एक दूसरा सब ग्रुप है। ये भी क्या होता है, देखो दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, याद रखना, ये भी क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट द एसोसिएशन विद एपोएंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट। ये तो भाई बहुत ही टाइटली बाउंड होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, लेकिन ये कोएंजाइम ना कुछ देर के लिए ही बाइंड होता है, यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस। वो कब बाइंड होता है, जब कैटालिसिस की जरूरत हो ना, जब उसको चाहिए कि हाँ अभी रियल में कैटालिसिस हो रहा है, तभी जाके वो बाइंड करेगा फॉर अ ट्रांजिएंट स्टेट। फर्दरमोर कोएंजाइम जो कोफैक्टर का सब ग्रुप है, सर्व एज अ कोफैक्टर इन नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, यानी कहीं ना कहीं बहुत सी जगह पे कोफैक्टर का काम करता है। ऑफ कोर्स वो कोफैक्टर का सब ग्रुप है तो कोफैक्टर की तरह ही काम करेगा। द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर विटामिन्स, मतलब जो कोएंजाइम्स है ना वो किससे बना रहता है, बेसिकली और एसेंशियली विटामिन से। जैसे कि एक एग्जांपल दिया, ऑफ कोर्स कोएंजाइम का एग्जांपल क्या होगा, कोएंजाइम निकोटामाइड एनिडीन डाइन्यूक्लियोटाइड, जो इसको एनएडी बोलते हैं, याद रखना। पहला कोएंजाइम पूछते हैं भाई कि कोएंजाइम का एग्जांपल बताइए। दूसरा है एनएडीपी, जिसके अंदर क्या होता है, निकोटिडामाइन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट कंटेन विटामिन नायसिन। इंपॉर्टेंट है, पहला कोएंजाइम ये हो गया, दूसरा कोएंजाइम ये हो गया, और ये भी याद रखना कि कौन सा विटामिन है, नायसिन विटामिन है। इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। अ नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर मेटल आयन फॉर देयर एक्टिविटी विच फॉर्म्स द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इंपॉर्टेंट है भाई कि जो अगेन मेटल आयन है, जो अगेन एक कोफैक्टर का सब ग्रुप है, वो कौन से बॉन्ड से एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। with side chains at the active side and at the same time form one or more coordinate bond with a substrate। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, जिंक एक कोफैक्टर है, किसके लिए, प्रोटोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज। एग्जाम्पल याद रखना कि जिंक एक कोफैक्टर है, किसके लिए, कार्बोक्सीपेप्टिडेज के लिए। और ये भी याद रखना कि जो कोफैक्टर का सब ग्रुप है हमारे पास मेटल आयन, वो किससे जुड़ा हुआ होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, किससे, एंजाइम से, और एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है सबस्ट्रेट से। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैटालिटिक activity is lost when the cofactor is removed from the enzyme, which testifies that they play a crucial role in catalytic activity of an enzyme। क्या बोल रहा है कि देखो, ऐसा माना गया कि जब भी हमने एक्टिविटी को देखा कि कोफैक्टर को निकाल लिया तो एक्टिविटी उसकी डिक्रीज हो गई। इससे हमें पता चलता है कि कोफैक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है ना। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सेंटेंस। अगर कुछ नहीं समझा हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं उसका रिप्लाई दे सकूँ। एंड प्लीज एनसीईआरटी को समझते रहिए, पढ़ते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अमेजिंग न्यू चैप्टर।